ओके बच्चों, लास्ट क्लास तक हमने सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स स्टार्ट करा था। इन डायनेमिक्स हमने एक दो सिंपल सिंपल केसेस देखे थे कि एक पत्थर को बांध दिया था रोप से और उसको घुमा रहे हैं, तो रोप में टेंशन क्या आना चाहिए। कोई साइक्लिस्ट अगर सड़क पे चल रहा है, अपनी साइकिल को सर्कुलर पार्ट पे बेंड कर रहा है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए स्पीड वगैरह पे, है ना। कुछ इस तरह की कंडीशन हमने देखी थी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं जो साइक्लिस्ट वाला केस था ना, वैसे कार का केस भी हो सकता है। साइक्लिस्ट वाले केस में हमने पढ़ा था कि एक सर्कुलर मोशन करता हुआ कोई साइक्लिस्ट है, तो उसकी जो स्पीड होना चाहिए ना, उस पर कंडीशन आ गई थी। ऐसे कोई सर्कुलर पाथ है अगर मेरे पास, उस पर कोई साइक्लिस्ट चल रहा है, अगर सपोज एक साइक्लिस्ट है जो उस पर चल रहा है किसी v स्पीड से, तो उसकी स्पीड पे कंडीशन होती है डिपेंडिंग अपॉन फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या है। रोड और साइक्लिस्ट के बीच का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, उससे अकॉर्डिंगली यहाँ पे स्पीड पे कंडीशन होती थी। तो क्या कंडीशन थी? आई थिंक v वाज लेस देन रूट म्यू आर जी, ऐसा कुछ था क्या? यस सर म्यू आर जी। है ना, v वाज लेस देन रूट ओवर म्यू आर जी, ऐसा कंडीशन थी। तो व्हेन अ साइक्लिस्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, उसकी स्पीड पे कंडीशन थी। अब ऐसी कार होती तो उस पर भी ये कंडीशन आती, सेम कंडीशन लगा सकते हैं अपन कार पे भी, है ना। सेम फॉर कार इन सर्कुलर पाथ, सेम कंडीशन उसके लिए भी लगा सकते हैं। पर अब कार वार में क्या रहता है कि वहां पे ना बेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, कार को टिल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां है ना बिना फ्रिक्शन के भी हम है ना, साइक्लिस्ट या कार दोनों ही केस में बिना फ्रिक्शन के भी हम सर्कुलर पाथ पे उनको मूव करवा सकते हैं। उसके लिए हमें रोड को बैंक करना पड़ेगा। उसके लिए हमें रोड को बैंक मतलब कि थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा। तो अब वही चीज अपन पढ़ने वाले हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड। कभी कभी क्या होता है कि जो साइक्लिस्ट वगैरह के पहिए वगैरह है, हो सकता है कि उनमें फ्रिक्शन अच्छे से ना हो, वो थोड़े पुराने पुराने पहिए यूज कर रहे हो, तो फ्रिक्शन अच्छे से ना हो उनके बीच में। तो हम फ्रिक्शन पे पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। बारिश वारिश हो जाए तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी घट जाती है पहिए और सड़क के बीच में। तो ऐसे केसेस में क्या होता है फिर है ना, बहुत ज्यादा फिसलने की टेंडेंसी होती है। तो वहां इंजीनियर्स पे टास्क जाता है कि आप है ना रोड इस तरह से बनाओ कि भैया फ्रिक्शन कम हो, तो भी साइक्लिस्ट वगैरह या जो भी कार वार है वो अच्छे से घूम पाए सड़क पे, है ना। वो बिना फिसले सड़क पे टर्न ले पाए। वो हाईवे जो होंगे वहां पे जरूरी नहीं कि अच्छा फ्रिक्शन मिले, लेकिन हाईवे पे व्हीकल फिसलना नहीं चाहिए, नहीं तो भी वहां पे तो जान जा सकती है लोगों की, क्योंकि बहुत हाई स्पीड पे चलते हैं व्हीकल वहां पे। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, थोड़े से और टेक्निक भी यूज करते हैं। सिर्फ फ्रिक्शन पे रिलाई नहीं करते, हम इंजीनियरिंग कुछ लगाकर हम और टेक्निक भी यूज करते हैं। एंड वन ऑफ द टेक्निक इज बैंकिंग ऑफ रोड। रोड को थोड़ा सा तिरछा बना दो, बैंक कर दो, मोड़ दो, है ना। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं कि ज्यादा स्पीड प्रोवाइड करा सकते हैं व्हीकल्स को। कैसे? तो बैंकिंग ऑफ रोड, बैंक रोड कैसा होगा, मैं साइड में बना देता हूँ पहले तो। बैंक रोड मतलब ऐसा रोड जो है ना बाहर से थोड़ा सा उठा हुआ है, इस तरह से कुछ, ठीक है। वो ग्राउंड से कुछ एंगल पर है, अगर उसका क्रॉस सेक्शन देखें हम यहाँ पर, तो कुछ एंगल पर है ग्राउंड से, ऐसा कुछ रहता है बैंक रोड। अब बैंक रोड इज एट सम एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। मैं इसका क्रॉस सेक्शन दिखाऊं अगर, तो सड़क है ना एकदम सीधा नहीं है, वो कुछ एंगल पर है। ये एंगल अब डायग्राम में तो बहुत बड़ा दिखा रहा हूं मैं, पर असल में बहुत छोटा होगा, है ना। किसी भी रोड का जो बैंकिंग का एंगल होता है वो 5 डिग्री 10 डिग्री बस ऐसे कुछ रहता है। मैंने तो अभी डायग्राम बनाने में बहुत बड़ा दिखा दिया, करीब 15 या 20-30 डिग्री के आसपास हो गया ये। पर कभी इतना बड़ा बैंक नहीं होता रोड पे, ठीक है। उसको थोड़ा बहुत अपन मोड़ते हैं। तो सड़क को हमने थोड़ा सा बैंक कर दिया, इससे क्या होगा, अब जो अपना साइक्लिस्ट था वो बिना फ्रिक्शन के भी अच्छे से चल सकता है। तो अपने जो साइक्लिस्ट था उसका अपन डायग्राम बना लेते, ये अपना साइक्लिस्ट का अपन डायग्राम बना रहे, ठीक है। वो ड्राइव कर रहा है, साइकिल चला रहा है ना, ये उसका डायग्राम बनाया अपने साइक्लिस्ट का। वो ड्राइव कर रहा है, सड़क पे साइकिल चला रहा है अपनी। अब बिना फ्रिक्शन के भी उसे चलना चाहिए। हमारी एम ये है, हमारा ये सड़क को बैंक करने का, कि बिना फ्रिक्शन के भी अच्छे से चल पाए वो। इसके लिए हमने सड़क को बैंक करा। इससे होगा क्या, बैंक करने से होता क्या है, एफबीडी बनाता हूं मैं, उससे आपको समझ में आएगा कि इससे हो क्या जाएगा। अगर हम इसका प्रॉपर एफबीडी देखें तो इसका जो वेट होगा वो हम नीचे की तरफ दिखाएंगे, mg। और सड़क से जो नॉर्मल होगा वो कुछ ऐसा लग रहा होगा, उसको मैं यहाँ दिखाऊं तो ऐसा लगा देंगे नॉर्मल। ये दो ही फोर्स होंगे यहाँ पे, एक तो इसका वेट होगा और सड़क से नॉर्मल, दो ही फोर्स है यहाँ पे। एम आई राइट? दो ही फोर्स है यहाँ पे, सही है क्या? यस सर। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो नॉर्मल फोर्स है ना, इसका एक कंपोनेंट सर्कल के सेंटर की तरफ आ सकता है।
अभी जो नॉर्मल फोर्स है इसका एक कंपोनेंट सर्कल के सेंटर की तरफ आ सकता है। आप देखिए नॉर्मल का कंपोनेंट इधर आ सकता है, तो इधर ही तो सर्कल सेंटर था, तो इस नॉर्मल की वजह से एक हमें फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स मिल सकता है। तो सड़क को बेंड करने से हो क्या गया कि फ्रिक्शन ना हो तो भी एक कोई फोर्स है जो टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल है। अगर हम ये देखें तो सड़क सेंटर उधर की तरफ है, उस तरफ नॉर्मल का कंपोनेंट है। सड़क को थीटा एंगल बेंड कराए तो नॉर्मल का वर्टिकल एंगल यहाँ थीटा रहा होगा, नॉर्मल का वर्टिकल एंगल थीटा रहा होगा, नॉर्मल का वर्टिकल कंपोनेंट एमजी बैलेंस करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें सड़क जो उधर की तरफ फोर्स चाहिए वो दे सकता है। तो अगर मैं अब मोशन अगर मान लीजिए 20 स्पीड से हो रहा है, ये साइकिल 20 स्पीड से आ रहा है, तो इसे सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए mv²r चाहिए, या इसका जो इधर एक्सेलरेशन मुझे दिखेगा v²r दिखेगा अगर ये r रेडियस में घूम रहा है। तो हमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से अगर देखो इक्वेशन लिखूं तो नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज n sin थीटा, दैट शुड बी गिविंग मी mv²r, एंड नॉर्मल का वर्टिकल कंपोनेंट इज n cos थीटा, दैट शुड बी बैलेंसिंग mg। ये होना चाहिए ना, वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने फोर्स बैलेंस करे और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा। समझ में आ रही बात? ये मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करे और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखा तो n sin थीटा फोर्स है और इधर एक्सेलरेशन है तो मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा। तो ये कंडीशन होना चाहिए बाय न्यूटन सेकंड लॉ। इन इक्वेशंस को मैं डिवाइड करूं तो मुझे मिलना चाहिए tan थीटा इक्वल टू v²/rg, या v निकल गया मेरे पास √rg tan थीटा। तो अगर मेरी सड़क जो है वो थीटा एंगल से बैंक है, थीटा एंगल से उसने मैंने तिरछा झुका रखा है, तो इस केस में कोई व्हीकल उस पे इस स्पीड से चल सकता है बिना फ्रिक्शन के। फ्रिक्शन ना हो तब भी इस स्पीड से वो व्हीकल वहां टर्न ले सकता है। फ्रिक्शन ना हो तब भी विदाउट फ्रिक्शन वो व्हीकल टर्न ले सकता है। तो विदाउट फ्रिक्शन सड़क पे इजीली स्पीड से जा सकते हैं आप। बताइए पॉइंट समझ में आ रहा है आपको, मैंने क्या पढ़ा है? यस सर। है ना? तो अगर हमें एज ए इंजीनियर हमें डिजाइन करने को बोल दिया रोड डिजाइन करिए, तो हमने बोला कि यार हो सकता है कि सड़क पे फ्रिक्शन ना हो या कि कार वार के टायर खराब हो तो फ्रिक्शन ना मिल रहा हो अच्छे से, तो भी वो व्हीकल फिसलना नहीं चाहिए। इसके लिए हमने सड़क को थोड़ा सा बैंक कर दिया, बैंक करने से इतनी स्पीड से जा सकता है वो। अब अपने इंडिया में या कहीं भी देखो तो ह्यूमन तो ऐसा थोड़ी होता है कि जो स्पीड लिखी रहती है उससे चलते हैं। अगर रोड आपने बैंक कर दी है और आपने लिख दिया कि इतनी स्पीड से जाना चाहिए इस रोड पर, तो ऐसा थोड़ी होता कि व्हीकल वाले मानने वाले, है ना? वो ऐसा थोड़ी कि फिक्स स्पीड से चलेंगे, वो तो ज्यादा से भी चल सकते हैं, कम से भी चल सकते हैं। अगर वो ज्यादा स्पीड से चलने की कोशिश करेंगे, आपने सड़क को तो एक पर्टिकुलर एंगल से बैंक करा है, तो आपको रेडियस बढ़ानी पड़ेगी, तभी वो स्पीड अकोमोडेट कर सकते हो। आपकी व्हीकल अगर ज्यादा स्पीड से चल रहा है तो आपको देखिए स्पीड ज्यादा होने के लिए यहाँ पर आर ज्यादा होना चाहिए, आपको बड़ी रेडियस में जाना चाहिए, बड़ी रेडियस में जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर स्पीड बढ़ाओगे व्हीकल की देन दिस स्पीड, तो आपकी रेडियस बढ़ने की टेंडेंसी आएगी। आपका व्हीकल बड़ी रेडियस में जाने की कोशिश करेगा। बड़ी रेडियस में कैसे जा सकता है? वो थोड़ा पीछे चले जाए, सर्कल के सेंटर से दूर चले जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, बड़ी रेडियस हो जाएगी। समझ में आ रहा है पॉइंट ये? यस सर। है ना? कि मैंने फिर से बोलता हूं, क्या बोला मैंने? व्हीकल की एक पर्टिकुलर स्पीड है, इतनी स्पीड होना चाहिए अगर आर रेडियस में थीटा एंगल से बैंक रोड पे जाना है। अब वो आर रेडियस में चला रहा है व्हीकल, थीटा एंगल की बैंक दी रोड है, पर वो स्पीड को इससे ज्यादा करने की कोशिश कर रहा है। जो ड्राइवर है वो स्पीड को इससे ज्यादा करने की कोशिश कर रहा है। तो स्पीड ज्यादा करने की कोशिश करोगे तो इनमें से क्या बढ़ सकता है? सड़क का एंगल तो बढ़ेगा नहीं, वहां आर बढ़ सकता है। आर बढ़ सकता है तो व्हीकल की टेंडेंसी होगी ऊपर जाने की, व्हीकल की टेंडेंसी होगी ऐसा ऊपर जाने की जिससे आर बढ़ जाए, है ना? मतलब आपका ड्राइवर जो है, कार बस जो भी चल रही है उसका ड्राइवर वो स्पीड से ज्यादा स्पीड से चलाएगा तो उसका व्हीकल की टेंडेंसी होगी कि ऊपर जाए, उसकी रेडियस बढ़े। रेडियस बढ़ने के लिए व्हीकल ऊपर जाना चाहेगा, फिर फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाएगा, फिर फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाएगा। तो अब मैं अगला केस इससे बता रहा हूं विद फ्रिक्शन। विद फ्रिक्शन इफ स्पीड इज नॉट इक्वल टू √rg tan थीटा, भाई अगर सड़क पे तुम rg tan थीटा की स्पीड से जाओगे √rg tan थीटा से तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा और तुम इजीली चल पाओगे। लेकिन तुम इससे ज्यादा स्पीड से जाओगे तो इफ v इज ग्रेटर देन √rg tan थीटा, आपका जो ड्राइवर है उसने ज्यादा स्पीड रखी तो व्हीकल की टेंडेंसी हुई रेडियस बढ़ाने की, इसलिए व्हीकल ऊपर स्किड करने की कोशिश करेगा। इन दैट केस, अब वो थोड़ा सिंपल डायग्राम बना रहा हूं मैं व्हीकल का, और ऐसा साइकिल्स नहीं बना रहा मैं, तो सिंपल सा डायग्राम बनाया। हाँ बोलिए।
ये एक बार वापस वो विद फ्रिक्शन इफ वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू रूट हाँ। आरजी टेन थीटा लिखा, हाँ वो समझा देखो दीजिए एक बार। हाँ मैं फिर से बताता हूँ। देखिए अगर व्हीकल को बिना फ्रिक्शन के सड़क पे टर्न लेना है, आर रेडियस में थीटा एंगल की बैंक रोड है, उस पर टर्न लेना है, तो उसकी स्पीड ये होनी चाहिए, दिस इज द स्पीड ऑफ व्हीकल जिससे वो टर्न ले सकता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है ना? ओके मतलब सर। इससे ज्यादा स्पीड या इससे कम स्पीड नहीं होना चाहिए, इतनी ही स्पीड होना चाहिए अगर उसे आर रेडियस में टेन थीटा थीटा एंगल की सड़क पे जाना है। पर और ये हाँ बोलो। जो ऊपर लिखा v इज नॉट इक्वल टू वाला से हाँ विद सुनो फ्रिक्शन तो में जो सही, लिखा है। अरे ये समझोगे तो वो समझ में आएगा। तो इतनी स्पीड होना चाहिए, पर लोग बाग मानते का है वो तो ज्यादा स्पीड से भी जा सकते हैं। तो अगर कोई कार का ड्राइवर है वो बोल रहा नहीं मैं तो तेज चलाऊंगा मेरी कार, उसने अपनी कार तेज चलाई, वो स्पीड से नहीं गया, वो ज्यादा स्पीड से गया, तो ज्यादा स्पीड से क्या होगा, उसके इस टर्म में रेडियस बढ़ने की टेंडेंसी आएगी। उसका व्हीकल चाहेगा कि स्पीड ज्यादा है तो थोड़ी बड़ी रेडियस में जाए, बड़ी रेडियस में जाएगा, उससे उसकी स्पीड मैच हो जाएगी आरजी से थीटा के टर्म से। सही है क्या? सर एक बार फिर से, क्या अगर कार ड्राइवर चाहेगा तेज चलाने के लिए फिर? हाँ तो कार ड्राइवर का ज्यादा स्पीड से जाएगा, v ज्यादा है रूट आरजी टेन थीटा से। अब v अगर इक्वल टू रूट आरजी टेन थीटा होता है तो बिना फ्रिक्शन के वो सड़क को चल पाता हाँ है ना? अब आपने स्पीड इस टर्म से बढ़ा दी, क्या सर? आपकी स्पीड इस टर्म से ज्यादा हाँ है ना, इस टर्म से ज्यादा है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं है मान लो, और इसी के बराबर होना चाहिए थी स्पीड, स्पीड इसके बराबर होना चाहिए, तो इसमें टेन थीटा बढ़ सकता है क्या? सड़क का एंगल बढ़ सकता है क्या? नहीं, वो तो फिक्स नहीं, रहेगा। वो तो फिक्स रहेगा। तो यह हो सकता है कि व्हीकल अपनी रेडियस बढ़ा ले और स्पीड बढ़ा ले, रेडियस बढ़ा के आप स्पीड अपनी बढ़ा सकते हो, हाँ है ना? तो फिर आपके व्हीकल की टेंडेंसी आती है, आपका व्हीकल बिना फ्रिक्शन के अगर रहना चाहेगा तो चाहेगा कि बड़ी रेडियस में चले जाए, अच्छा। है ना? तो अगर आप ज्यादा स्पीड से चलाओगे ना कार, तो आपकी कार की टेंडेंसी होगी ऊपर जाने की, आपकी कार की टेंडेंसी होगी ऊपर की तरफ जाने की। वो सड़क पे अगर ऊपर जाएगा तो उसकी रेडियस बढ़ जाएगी, ओके सर। और रेडियस बढ़ेगी तो आप बड़ी स्पीड से चल सकते हो, लेकिन टेंडेंसी है ऊपर जाने की, और फ्रिक्शन है, रोड पे फ्रिक्शन भी होता है। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, आपको स्किड होने से रोकेगा। आपकी कार की स्किडिंग की टेंडेंसी आ रही है, उससे रोकने के लिए फ्रिक्शन लगेगा नीचे। अगर आप ज्यादा स्पीड से जाएंगे तो कार के ऊपर जाने की टेंडेंसी आएगी, इसलिए फ्रिक्शन नीचे लगेगा और उसे रोकेगा। तो अब अगर मैं एफबीडी देखूं विद फ्रिक्शन, नॉर्मल ऊपर फ्रिक्शन नीचे और एमजी तो नीचे होता ही है, ये बच जाएगा एफबीडी। ये एफबीडी समझ में आ रहा है? When speed of vehicle is greater than root rg tan theta, vehicle has a tendency to skid up. व्हीकल की ऊपर की तरफ स्किड, सड़क पे ऊपर की तरफ स्किड होने की टेंडेंसी होती है। आप खुद भी फील कर सकते हो, कार अगर बाइक जो भी बहुत तेज चलाओ तो आपकी कार की टेंडेंसी होती है वो सड़क के ऊपर की तरफ, बैंक रोड पे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए, और कम स्पीड से चलाओगे ना तो नीचे आने की टेंडेंसी होती है। Yes, sir. आपने फील भी करा होगा ऐसा, ठीक है? तो अगर आप ज्यादा स्पीड से चलाओगे तो व्हीकल के ऊपर जाने की टेंडेंसी आती है, और स्किड होने से रोकने के लिए फ्रिक्शन नीचे लगकर उसको रोकने की कोशिश करता है। अब मान लो कि आप सेफली चल पा रहे हो, सेफली चल पा रहे हो, तो आपका इधर एक्सेलरेशन होना चाहिए v स्क्वायर बाय r। हमने तो पढ़ा है अगर आर रेडियस के सर्कल में v स्पीड से चलो तो v स्क्वायर बाय r सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना चाहिए। अब इधर कौन कौन से फोर्स है, इधर देखो कौन कौन से फोर्स है। सेंट्रीपिटल और फ्रिक्शन फोर्स सर। सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता कुछ, फ्रिक्शन, यस हाँ, सर। फ्रिक्शन है, और हाँ सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा नहीं कि लगाते अपन, है ना, वो लगाते नहीं है, वो प्रोवाइड होना चाहिए। तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट आएगा जैसे ये डायग्राम में था वैसे वहां भी, और फ्रिक्शन का कंपोनेंट आएगा। नॉर्मल का फिर से वो आएगा n sin थीटा, फ्रिक्शन का आ जाएगा fr cos थीटा। ये दोनों मिलके mv स्क्वायर बाय r को प्रोवाइड कर रहे होंगे। और फिर नॉर्मल का वर्टिकल mg, जो mg वाला फोर्स इस डायरेक्शन में देखोगे वर्टिकल, तो mg से देख सकते हो क्या क्या बैलेंस हो रहा होगा, mg नीचे, फ्रिक्शन का sin थीटा नीचे, ये दोनों मिलके नॉर्मल इक्वल क्या हो रहा होगा, नॉर्मल का वर्टिकल कंपोनेंट n cos थीटा हो रहा होगा। वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन दो डायरेक्शन में सारे फोर्सेस रिजॉल्व करा मैंने। नॉर्मल का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा n sin थीटा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा n cos थीटा। गलत बोल दिया मैंने, नॉर्मल का वर्टिकल होगा cos थीटा, हॉरिजॉन्टल होगा sin थीटा। तो n sin थीटा, फ्रिक्शन का cos थीटा मिलके mv स्क्वायर बाहर दे रहे हैं, और वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे mg, नॉर्मल का वर्टिकल और फ्रिक्शन का वर्टिकल नीचे। तो ये इक्वेशन बना दिया हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के लिए।
क्या इक्वेशन समझ में आ रही है? सर थीटा भी मेंशन कर दीजिए ना एफबीडी थीटा में। मेंशन है यहाँ पर, ये रहा थीटा, ठीक है, यहाँ भी दिखा देते हैं चलो उसको, ये रहा थीटा, ये थीटा, तो इंक्लाइन का हॉरिजॉन्टल से थीटा, फ्रिक्शन का हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल हो जाएगा, इसलिए फ्रिक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ आर कॉस थीटा, नॉर्मल का वर्टिकल से थीटा हो जाएगा, तो नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल हो जाएगा एन साइन थीटा, ये दोनों मिलकर एम वी स्क्वायर बार दे रहे, और वर्टिकल में एन कॉस थीटा शुड बी बैलेंस्ड बाय एम जी प्लस फ्रिक्शन साइन थीटा। आ रही क्या इक्वेशन समझ में? Yes, sir. चलो अब इनको सॉल्व करते हैं। फ्रिक्शन की जो वैल्यू है हम तो जानते हैं यार, फ्रिक्शन म्यू इनटू एन से छोटा होना चाहिए हमेशा, तो इनको सॉल्व करते हैं। जरा सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से देखो, यहाँ फ्रिक्शन इनटू साइन थीटा या फ्रिक्शन इनटू कॉस थीटा जैसा कुछ लिखा है, या एन साइन थीटा या एन कॉस थीटा लिखा है। एन और फ्रिक्शन दो वेरिएबल जैसे है मेरे पास, तो मुझे पता है कि फ्रिक्शन जो होता है म्यू इनटू एन से छोटा होना चाहिए, तो वो कंडीशन लगाने की कोशिश करूंगा मैं। इसके लिए काम करते हैं, कैसे सॉल्व करें, इस एन साइन थीटा को उधर ले जाता हूं मैं, तो एफ आर कॉस थीटा वो हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एन साइन थीटा, नीचे वाली इक्वेशन में एफ आर साइन थीटा वो हो गया मेरे पास, एम जी को तो ले गया एन कॉस थीटा माइनस एम जी, स्क्वायर करके ऐड कर दो, नहीं एन आ जाएगा, ऐसे मत करो लंबा जा रहा है, ऐसे करेंगे तो लंबा जाएगा, कुछ और दिमाग लगाते हैं, हमें फ्रिक्शन और नॉर्मल अलग अलग चाहिए है ना। तो एक काम करते हैं, पहले नॉर्मल इलिमिनेट कर लेते हैं, इसमें से नॉर्मल इलिमिनेट कर लेते हैं, ये एन साइन थीटा की वैल्यू है, ये एन कॉस थीटा की वैल्यू है, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते कॉस से, नीचे मल्टीप्लाई कर देते साइन से, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो कॉस से, नीचे मल्टीप्लाई करो साइन से, तो नीचे आ जाएगा एन कॉस थीटा एन साइन थीटा, ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो एन कॉस थीटा एन साइन थीटा, और दोनों को ऐड कर दो, तो ऊपर नीचे एन वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, एन वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे। सर क्या? हाँ सर, अगर अपन सेकंड इक्वेशन में एफ आर साइन थीटा को उधर ले जाएं एन कॉस थीटा से साइड पे, हाँ हाँ और अगर फिर डिवाइड कर दे तो एन एन यू भी कट जाएगा। हाँ, एन एन हटाना अपन को, यू भी सही बात है, ये भी कर सकते हैं अपन, ठीक है, ऐसा भी कर सकते थे, चलो वैसा कर लेते। तो आपने बोला वैसा कर लेते काम, चलो तो tan थीटा आ जाएगा ना, फिर उसमें फिर से थीटा मुझे क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो आप जैसा भी है, मुझे बस n और फ्रिक्शन की वैल्यू चाहिए, तो n और फ्रिक्शन निकालो, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आपको जैसा सॉल्व करना है करो, मुझे n और फ्रिक्शन की वैल्यू चाहिए, करो। और उसके बाद मैं ये कंडीशन लगाना चाहता हूं कि फ्रिक्शन जो होता है वो लेस देन इक्वल टू म्यू एन होता है, मैं ये कंडीशन लगाना चाहता हूं, तो इसके लिए मुझे n और फ्रिक्शन की वैल्यू चाहिए, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व करके बताओ फटाफट n और फ्रिक्शन क्या आएगा, सॉल्व करो। सर हाँ सर पहले वाले केस में जो आपने विदाउट फ्रिक्शन का लिखा हुआ है, सर उसमें आपने बताया था कि फ्रिक्शन के बिना तो अपन चल भी नहीं सकते, तो तो चल सर नहीं विदाउट सकते, लेकिन फ्रिक्शन कैसे हाँ घूमेगा? हाँ हाँ सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है, फ्रिक्शन के बिना सीधी सड़क पे नहीं चल सकते अपन, एक्सेलेरेट नहीं हो सकते, पर कार ऑलरेडी स्पीड लेके आ चुकी है, अब सड़क पर आ गई है, सड़क घूम रही है, तो बैंक रोड पे तो चल सकती वो बिना फ्रिक्शन के, समझे? सर यहाँ मतलब सिचुएशन पहले अलग वाले है। केस में फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्रिक्शन का काम थीटा कर बिल्कुल देगा। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही, 100%। चलो मुझे फटाफट फ्रिक्शन और नॉर्मल दो यार, ये मुझे इक्वेशन लगानी है, इसको सॉल्व करके फ्रिक्शन नॉर्मल की वैल्यू क्या है ये बताओ। सर फ्रिक्शन की बड़ा वो वैल्यू तो आ आ रहा रही है है फ्रिक्शन। तो क्या हुआ? हाँ बोलो, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ एम रही वी है? स्क्वायर अपॉन आर कॉस
फ्रिक्शन की वैल्यू है सर mv स्क्वायर अपॉन r हाँ cos थीटा हाँ cos थीटा सर हाँ माइनस mg sin थीटा माइनस mg sin थीटा, ठीक है, अपॉन बस यही अपॉन cos थीटा। अपॉन इसके अपॉन में सर cos 2 थीटा cos 2 अपॉन थीटा cos सर 2 थीटा। अच्छा ठीक है, फिर नॉर्मल की वैल्यू अपॉन में सर अपॉन में cos 2 थीटा नहीं है, सिर्फ mv नहीं है। स्क्वायर cos थीटा बाय r माइनस mg sin थीटा है। सर नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा अपॉन में cos 2 थीटा नहीं। mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर sin थीटा बाय r। नीचे बस बस, और ऊपर न्यूमरेटर चेक कर लो, फ्रिक्शन चेक कर लो एक बार। यस सर वो cos 2 थीटा नहीं है। नहीं है, यस सर वो माइनस की वजह से वो अलग कंडीशन लग गई। चलो तो फिर ये आ गई फ्रिक्शन और नॉर्मल की वैल्यू, सही है, चेक कर लो सभी बच्चे। चलो आप लोगों ने बताया मुझे फ्रिक्शन और नॉर्मल ये है ना, सही है। तो अब मैं कंडीशन लगाने वाला हूं कि जो फ्रिक्शन होता है वो लेस देन इक्वल टू म्यू एन होता है, ठीक है। तो बाय फ्रिक्शन लेस देन इक्वल टू म्यू एन मेरे पास क्या कंडीशन मिलेगी, फ्रिक्शन की वैल्यू ये लिखिए मेरे पास mv स्क्वायर बाय r इंटू कॉस थीटा माइनस mg साइन थीटा, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम एन, इसमें म्यू मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं मैं, म्यू mg cos थीटा माइनस म्यू mv स्क्वायर बाय r साइन थीटा। मैं चाह रहा हूं अब v निकालना, तो मैं v स्क्वायर वाले टर्म एक साथ लेके आ रहा हूं, v स्क्वायर वाले टर्म एक साथ लेके आ रहा हूं। तो mv स्क्वायर बाय r cos थीटा है, mv स्क्वायर बाय r म्यू साइन थीटा है, वो उसको इधर लेके आ जा मैं, और mv स्क्वायर बाय r कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू, अब म्यू mg cos थीटा लिखा था, ये mg sin थीटा वहां ले जाता हूं और mg कॉमन ले लेता हूं, अंदर आ जाएगा म्यू cos थीटा, या माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस sin थीटा। ये cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा से नीचे उधर डिवाइड कर दो, m से m कैंसिल कर दो, तो v लेस देन इक्वल टू एक टर्म बन जाएगा, r ऊपर भेज दो, तो v लेस देन इक्वल टू एक टर्म बन जाएगा। तो यहाँ क्या टर्म बन रहा है, v लेस देन इक्वल टू m से m गया, r ऊपर भेजा तो rg, v स्क्वायर है तो उधर रूट लेंगे, तो रूट rg इंटू न्यूमरेटर में म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा, म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा होल थिंग डिवाइडेड बाय ये cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, ये आ गया मेरे पास टर्म, ऐसा टर्म बन रहा है। इसे थोड़ा और आसान कर सकता हूं मैं, ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड कर दो, तो v लेस देन इक्वल टू हो गया रूट rg, ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड करा तो sin थीटा बाय cos थीटा हो गया tan थीटा प्लस म्यू, नीचे हो गया 1 प्लस म्यू tan थीटा, ऐसा हो जाएगा। और म्यू जो होता है उसको मैं tan ऑफ एंगल ऑफ रिपोज लिख सकता हूं, एंगल ऑफ रिपोज अगर मेरे पास पता हो, मान लो लेमडा इज एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज होगा मान लो लेमडा, म्यू को अगर tan लेमडा लिख दिया मैंने, है ना, तो म्यू को अगर tan लेमडा लिखोगे तो tan थीटा प्लस tan लेमडा अपॉन 1 प्लस, या माइनस आना चाहिए नीचे यार, वहां माइनस आना चाहिए। अच्छा ये मैंने नॉर्मल में पीछे प्लस का साइन था ना, cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा है सर, हाँ ये साइन थीटा वाला टर्म यहाँ माइनस है, r के यहाँ पे, यस सर। हाँ क्योंकि फॉर्मूला जो मुझे याद है उसमें यहाँ पे माइनस आता है, बिल्कुल सही। अब हो जाएगा tan थीटा माइनस tan लेमडा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इनटू tan लेमडा, तो हो जाएगा tan थीटा प्लस लेमडा। अगर आपको याद हो फॉर्मूला tan a प्लस b का क्या होता है, तो वही बन गया ये। तो ये कंडीशन आ गई स्पीड ऑफ कार पे। कार की स्पीड आप बढ़ा सकते हो पर इससे बड़ी नहीं कर सकते हो, वरना वो स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो क्या कहानी थी फिर से देखते हैं अपन। हमने सोचा कि कार थोड़ी और तेज चला ले, सड़क को तिरछा कर दिया था, उस पर भी ड्राइवर मान नहीं रहा, बोला नहीं मेरे को तो और तेज चलाना है कार को, उसको बोला इतनी स्पीड से चला, पर बोल रहा नहीं मैं तो और तेज चलाऊंगा,
तो ठीक है चला ले। उसने कार को ज्यादा तेज चलाया तो अब फ्रिक्शन भी लगा नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि कार के ऊपर स्किड होने की टेंडेंसी आई, तो फ्रिक्शन नीचे लग के उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। मान लो फ्रिक्शन ने रोक लिया, अगर फ्रिक्शन रोकने में सफल हो रहा है तो फ्रिक्शन लेस देन इक्वल टू म्यू होना चाहिए। फ्रिक्शन अगर स्किड नहीं करने दे रहा है कार को तो फ्रिक्शन लेस देन इक्वल टू म्यू होना चाहिए। ये कंडीशन लगाई हमने, एफबीडी से इक्वेशन लिखी, उससे फ्रिक्शन नॉर्मल निकाला, उनकी वैल्यू यहाँ रखी, सॉल्व करा, सॉल्व करते गए, एक ऐसी एक्सप्रेशन बना। ये एक्सप्रेशन में म्यू को मैंने एंगल ऑफ रिपोर्ट के टर्म में लिख दिया, तो जिससे थोड़ा आसान फॉर्मूला हो गया, वो 10a प्लस 10b का फॉर्मूला बन गया, 10a प्लस b का फॉर्मूला बन गया, तो ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। तो v पे कंडीशन आ गई। अब आप कार के ड्राइवर को बोल दो कि तू इससे ज्यादा स्पीड पर चलाना, नहीं तो तेरी कार ऊपर स्किड हो जाएगी। ठीक है, तो बैंकिंग ऑफ रोड पे विद फ्रिक्शन इससे ज्यादा स्पीड नहीं देना है कार को। ये समझ में आई बात? यस सर। है ना? सभी बच्चे देख लीजिए अपन ने करा क्या है। अगर हम स्पीड ज्यादा रखने की कोशिश करेंगे तो इससे ज्यादा स्पीड मत रख देना, नहीं तो कार फिसल जाएगी। चलो, अब जैसा मैंने स्पीड ज्यादा करने पे क्या हो रहा है मैंने करा, अब स्पीड कम हो गई होती तो मान लो ड्राइवर को नींद आ रही है, वो कार का इंजन खराब हो गया, कुछ हो गया, कार की स्पीड कम कर ली उसने, तो स्पीड कम कर ली अगर कार की, v कम हो जाएगा, इससे कम हो गया तो r की कम होने की टेंडेंसी आएगी। अगर स्पीड को कम रखना है तो रेडियस कम रखना पड़ेगी। सही बात है क्या? यस सर। है ना? अब r कम होने की टेंडेंसी आएगी तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन पलट जाएगी, फ्रिक्शन ठीक ऊपर लगेगा। फिर यस सर। फ्रिक्शन ऊपर लगाना तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ दोनों तरफ माइनस करना, उससे फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं क्या आएगी वो निकालना, और ये पूरा फिर से कहानी सॉल्व करना। कर लोगे? यस सर। यस सर, कर लेंगे। तो मैं निकाल के आंसर बता देता हूँ फाइनल क्या आता है, बीच की चीज आप पे छोड़ दूंगा मैं। ठीक है, तो पहले तो ये समझ में आएगी नहीं, ये आ जाए तो फिर आगे बढ़ूंगी। यस सर। ठीक आ है, गया अगर सर। ये आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब स्पीड अगर कम होती रूट आर जी टेन थीटा से, तो टेंडेंसी आती स्किड डाउन होने की, स्किड डाउन, कार नीचे आने की कोशिश करती, वो नीचे फिसलने की कोशिश करती। इस केस में फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग के उसे रोकता, कार नीचे आने की कोशिश कर रही है इसलिए फ्रिक्शन उसे ऊपर लग के रोकता। तो उस केस में आप नई इक्वेशन लिख लेना, ये नीचे पुरानी इक्वेशन से नई इक्वेशन क्या आएगी आप लिख लेना। फाइनल आंसर क्या आता है वो मुझे याद है, मैं फाइनल आंसर लिख देता हूं। तो फाइनल आंसर वहां आता है, स्पीड कम करो पर एक लिमिट से ज्यादा रखो। क्या लिमिट आती है वो आती है रूट आर जी इंटू tan ऑफ थीटा माइनस लेमडा। वहां थीटा प्लस लेमडा आ गया था, या थीटा माइनस लेमडा आता है। तो अगर तुम ओवरऑल देखो तो कार की जो स्पीड है वो कम होनी चाहिए रूट आर जी इंटू टेन थीटा प्लस लेमडा से, और कम से कम जो हो सकती है वो हो सकती है रूट आर जी इंटू टेन थीटा माइनस लेमडा। कार को इससे ज्यादा स्पीड रखना है, इससे कम स्पीड रखना है, तो सड़क तो फिसलेगी नहीं और स्मूथली चल जाएगी। अगर इस स्पीड के रेंज के बाहर स्पीड रखोगे, इससे ज्यादा स्पीड रख दोगे तो कार फिसलेगी ऊपर की तरफ, इससे कम स्पीड रखोगे तो नीचे फिसल जाएगी। आ रहा है पॉइंट समझ में सभी बच्चे? ओके, तो ये पढ़ा हमने कि सड़क को अगर बैंक कर दे तो उस पर व्हीकल को किस स्पीड से चलना चाहिए, व्हीकल की स्पीड की रेंज आ गई। अगर उसे आर रेडियस में चलना है तो आर रेडियस में चलना है तो ये होना चाहिए। इन एक्सप्रेशन में जी और आर क्या है वो तो पता है आपको, थीटा क्या है, सड़क को कितने एंगल से बेंड करा है आपने, कितने एंगल से बेंड करा है वो है थीटा। लेमडा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन या एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज है यहाँ पे टेन थीटा लेमडा। चलिए, तो अब ये याद रखना है जो भी यहाँ पे थ्योरी पढ़ी अपन ने बैंकिंग ऑफ रोड की। चलिए, आई होप कि आप सब ध्यान रखेंगे ये। अगर सबको क्लियर है तो फटाफट मैसेज में यस लिख दीजिए। कुछ भी समस्या है किसी को भी तो फटाफट पूछिए। थैंक यू विकास, आदित्य, अमन को भी क्लियर है, वेरी गुड। प्रियांशु को भी, मनीषा को, गुंजन को भी गुड, स्वाति को भी क्लियर,
विशिष्ट को भी वेरी गुड। सर सेकंड हाँ। केस में आपने क्या कंडीशन बताई थी, अगर v ग्रेटर, ये जो सेकंड आपने लिखी है ना सर, तो थीटा माइनस लैम्डा आपने किया हाँ है सर। हाँ, ये यहाँ लिखा ना मैंने, v अगर छोटा हो गया और रूट आधी टेन थीटा के, मतलब कार कम स्पीड से जाने की टेंडेंसी रखती हो तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, क्योंकि कार की टेंडेंसी स्किड डाउन की होगी। ठीक है, Yes. कार नीचे आने की कोशिश करती होगी, स्पीड कम है तो इससे फ्रिक्शन ऊपर लग के उसे रोकेगा। इस केस में स्पीड की जो कंडीशन आ गई वो इससे बड़ी होनी चाहिए, इस एक्सप्रेशन से बड़ी रहेगी, तब वो स्पीड नहीं करेगी नीचे की तरफ। अगर नीचे स्पीड होने से बचाना है तो स्पीड को इससे बड़ा रखना पड़ेगा। और वो कैसे आया, वो यही सब इक्वेशन सॉल्व करके आया, जैसे यहाँ करा है वैसे करना पड़ेगा, वो आपको लिए छोड़ दिया मैंने कैसे करना है। ठीक है, यस सर। ओके चलिए, तो ये पढ़ा आपने थ्योरी ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड। तो सर्कुलर मोशन में स्टैंडर्ड जो थ्योरी होती है वो इतनी ही है ना। आप कुछ एक दो क्वेश्चन देखते हैं अच्छे अच्छे तो सर्कुलर मोशन अपना फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है वो पढ़ना बाकी है, और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। तो ये सब हो गया तो हटा दूं मैं? यस सर। ओके बच्चों, थैंक यू। Yes, sir. हाँ, तो अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, लिखिए, अब कार is trying to move, a car is trying to move with constant speed over bridge. A car is trying to move with constant speed over an overbridge. एक कार है जो कांस्टेंट स्पीड से एक ओवर ब्रिज पे चलना चाह रही है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से एक ओवर ब्रिज पे चलना चाह रही है। The overbridge is of radius r. Overbridge of radius r, and it sustains angle 2 alpha. Overbridge is of radius r and it sustains angle 2 alpha at its center. वो जो ओवरब्रिज है वो एक आर्क शेप का है, उसका रेडियस r भी है और उसका यहाँ एंगल 2 अल्फा दिया है, यहाँ एंगल 2 अल्फा दिया है। मास ऑफ कार इज m, कार का मास m है और स्पीड कांस्टेंट है, ये तो पहले ही दे चुका हूं मैं। ठीक है, फाइंड मैक्सिमम नॉर्मल बिटवीन कार एंड रोड। कार और रोड के बीच का मैक्सिमम नॉर्मल क्या आया होगा? मैक्सिमम नहीं आया, सॉरी यहां पे मुझे मिनिमम पूछना चाहिए। मिनिमम नॉर्मल क्या आया होगा? करिए ट्राई। फाइंड मिनिमम नॉर्मल बिटवीन कार एंड द रोड। करिए ट्राई। कार और सड़क के बीच का मिनिमम नॉर्मल फोर्स क्या आया होगा? सर रोड के बीच में है, मतलब ब्रिज से रिलेट नहीं करना है सर उसे? मतलब सर आपने वो नॉर्मल रोड और कार के बीच में कहा है, तो वो ब्रिज से ही मतलब है ना सर आपका? हाँ, भाई ब्रिज मतलब रोड ही तो है ये,
यस सर। है ना, तब ब्रिज पे भी रोड ही होती है, रोड पे कार चलती है। अब वो रोड ओवर ब्रिज पास कर रही है तो भी उसे रोड ही बोलेंगे अपन। तो आंसर आ रहा है मेरे पास। मिनिमम पूछा था, मिनिमम अमन, मिनिमम। अभी तक आंसर नहीं आया मेरे पास कुछ। एक आंसर आया अमन, वो थोड़ा गलत है। मैंने मिनिमम नॉर्मल पूछा, मतलब नॉर्मल वेरिएबल होगा, नॉर्मल चेंज हो रहा होगा। सोचो क्यों चेंज हो रहा होगा? क्योंकि सर उसकी वेलोसिटी नहीं कांस्टेंट है वो तो। नो सर, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैंने बिल्कुल सही। डायरेक्शन चेंज हो रही है। हाँ, एफबीडी देखे, अगर जैसे यहाँ इस पोजीशन पे एफबीडी बना देते, मान लो यहाँ एमजी नीचे लग रहा है, नीचे लगेगा, मानना क्या है, नॉर्मल ऐसा लग रहा होगा, सरफेस से परपेंडिकुलर ही होता है नॉर्मल, है ना। और कौन से फोर्स लग सकते हैं इस पर, और कौन से फोर्स लग सकते हैं कार पर, बताओ? फ्रिक्शन लगेगा ना सर। फ्रिक्शन लगेगा। क्यों लगेगा फ्रिक्शन, बताओ क्यों लगेगा? सर कार की टेंडेंसी आगे मूव करने की है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा सर। ऐसा क्यों? नहीं सॉरी सर, सेंटर की तरफ ही है ना सर। नहीं नहीं, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो नॉर्मल जो फोर्स, वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दिया है वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कार की स्पीड कांस्टेंट है, और अगर स्पीड कांस्टेंट है मतलब उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अब नेट फोर्स 0 होने के लिए क्या है, नॉर्मल और एमजी दो ही लग के नेट फोर्स 0 हो सकते हैं? इन दोनों की डायरेक्शन ही सेम नहीं, देखो तो ये नेट 0 बना ही नहीं सकते किसी भी हालत में। दिख रहा है आपको? Yes, ये sir. दो फोर्स है, अगर दो फोर्स मिलके 0 फोर्स बना रहे होते तो उनको इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। ये तो इक्वल अपोजिट है नहीं, ये तो अलग अलग डायरेक्शन में, तो कभी भी नेट 0 नहीं बना सकते ये दो फोर्स। तो इन दो से तो कभी बैलेंस हो ही नहीं सकता, तो स्पीड कांस्टेंट ही नहीं आएगी। अब स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी तो क्या होगी? देखो नॉर्मल एमजी का कंपोनेंट बैलेंस कर देगा, पर एमजी का इधर कंपोनेंट कौन बैलेंस करेगा? कोई भी नहीं है। तो एमजी का ये कंपोनेंट बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पर, वो फ्रिक्शन सरफेस के पैरेलल लगता है हमेशा। तो कार में फ्रिक्शन ऐसा कुछ लग रहा होगा, है ना, कार में फ्रिक्शन ऐसा कुछ लग रहा होगा। ये जनरल सिचुएशन में एफबीडी हो गई कार की। पर अगर कार सबसे टॉप पर होती, मान लो यहाँ टॉप पे अगर मैं एफबीडी पूछता आपसे, एट द टॉप, एट टॉप, वहां का थोड़ा सिचुएशन अलग हो जाती, टॉप का सिचुएशन थोड़ी अलग होती। सर वहां पे तो वहाँ तो दोनों MG फोर्स के बराबर बैलेंस हो सर। जाते हैं ना सर। हाँ बिल्कुल सही, वहां पे क्योंकि एमजी भी वर्टिकली नीचे और नॉर्मल भी वर्टिकली ऊपर, यहाँ पे दो ही फोर्स बैलेंस हो सकते हैं, यहाँ फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है। तो एट टॉप फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, तो यहाँ फ्रिक्शन नहीं होगा, बिना फ्रिक्शन लगे ही स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। यहाँ फ्रिक्शन विल नॉट एक्ट, मैं लिख सकता हूं, मैं फ्रिक्शन विल नॉट एक्ट। पर अगर स्पीड कांस्टेंट है कार की और वो देखो सर्कुलर पाथ पे चल रही है, तो क्या ये मैं बोल सकता हूं कि उसका एक्सेलरेशन नहीं है? बताओ, अगर स्पीड कांस्टेंट और सर्कुलर पाथ पे चल रही है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि उसका एक्सेलरेशन नहीं है? है सर। क्यों 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 क्यों? वेलोसिटी सर चेंज हो रही है।
हाँ, अरे सर्कुलर पाथ में तो कभी होता ही नहीं कि एक्सेलरेशन 0, सर्कुलर पाथ में हमेशा एक एक्सेलरेशन होता है। अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन तो है, वो नीचे की तरफ दिखा सकते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ v²/r, एक्सेलरेशन तो है। तो अगर न्यूटन सेकंड लॉ से देखूं तो एक फोर्स नीचे लग रहा है mg, एक फोर्स ऊपर लग रहा है, ये होना चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या था v²/r। तो यहाँ से देखो नॉर्मल बता सकते हैं हम कितना आएगा, नॉर्मल आएगा m इंटू g माइनस v²/r, या क्या वो नॉर्मल, यही मिनिमम रहा होगा। बाकी जगह तो क्या हो गया होगा, ये नॉर्मल को mg cos थीटा, यहाँ पर अगर देखता इस इक्वेशन, इस पोजीशन पे देखता, इस सिचुएशन पे देखता, मान लो इस सिचुएशन में वर्टिकल से ये अल्फा एंगल पे थे, अल्फा कुछ और था, ये इसको थीटा मान लेते, अल्फा कुछ दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, इसको थीटा मान लेते। यहाँ देखते तो mg का इधर कॉम्पोनेंट ऑफ mg cos थीटा आता, तो वहां लिखते आप mg cos थीटा माइनस नॉर्मल इक्वल टू mv²/r। जनरल सिचुएशन में ऐसा लिखते आप, इन दैट जनरल सिचुएशन n की वैल्यू क्या हो जाती है फिर, mg cos थीटा माइनस mv²/r। ठीक है, ये आती, बताओ। बोलो। यस सर। हाँ Yes, है sir. ना, तो नॉर्मल की वैल्यू आती है। अब तो ये और ये कंपेयर करो, कौन ज्यादा है कौन कम है, बताओ। कंपेयर करके बताओ कौन ज्यादा है कौन कम है। फर्स्ट एक्सप्रेशन में नॉर्मल ज्यादा है कि सेकंड में ज्यादा है? फर्स्ट में ज्यादा है सर। फर्स्ट में ज्यादा है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, मिनिमम, तो ये आंसर देना चाहिए आपको, तो ये आंसर देना चाहिए, है ना। अच्छा, फिर ये आंसर तो Yes, थीटा के sir. साथ बदलेगा, तो थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू ले लो ना, थीटा सबसे बड़ा तो कॉस थीटा सबसे छोटा आ जाएगा उस केस में। यस सर। थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, अल्फा, यस सर, अल्फा। Yes, sir. है ना। यहाँ थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या लिख सकते हैं, अल्फा, और थीटा सबसे बड़ा तो कॉस थीटा सबसे छोटा आएगा, तो नॉर्मल उस केस में हो जाएगा m इंटू जी कॉस अल्फा माइनस v²/r। ये आ गया मिनिमम नॉर्मल जो क्वेश्चन में पूछा था। दिस इज द मिनिमम नॉर्मल बिटवीन कार एंड द रोड, दिस शुड बी योर आंसर। मिनिमम नॉर्मल आ जाएगा m इंटू जी कॉस अल्फा माइनस v²/r। ये मिनिमम नहीं है, ये उल्टा मैक्सिमम है, दिस इज मैक्सिमम। अगर आप Yes, देखिए sir. तो ये जी कॉस थीटा में थीटा 0 पर वो मैक्सिमम हो जाएगा, इसलिए मतलब ये नॉर्मल मैक्सिमम है उल्टा, दिस इज मैक्सिमम नॉर्मल। सर थीटा तो 2 अल्फा था ना सर? थीटा 2 अल्फा नहीं था, ढंग से देखो, डायग्राम देखो अच्छे से। व्हाट इज थीटा, व्हाट इज थीटा, वर्टिकल लाइन से देखो, मैंने ये एंगल को थीटा लिया है। यस सर, वो 2 डायरेक्शन आपने शो किए, गॉट इट सर। हाँ बिल्कुल सही। चलो, तो क्वेश्चन क्लियर, मतलब समझ में आया सर- क्या बच्चों। नॉर्मल मैंने मिनिमम पूछा था तो क्या गया, मिनिमम नॉर्मल, और मैक्सिमम Yes, sir. पूछता तो आंसर क्या देते हैं आप बताओ। ये वाला सर n। बिल्कुल Yes, सही, sir. है ना। हाँ, अब चलो, तो क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया, अब दूसरा पार्ट, मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन कार एंड रोड। मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन कार एंड रोड क्या होना चाहिए जिससे वो सेफली चल पाए, so that speed is constant, so that speed remains constant। कार और सड़क के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो मिनिमम क्या होना चाहिए जिससे कि कार सेफली कांस्टेंट स्पीड से इस ब्रिज पर जा पाए। करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। असल में एससीवी में ऐसे ही क्वेश्चन है, मैंने वही बस उठा के दिया है, उसमें उन्होंने डायग्राम अलग दिया था, साइकिल वाइकिल चलाई थी उन्होंने, मैंने कार चला दी, है ना, छोटा सा फर्क है, बाकी तो सब ऐसे ही है। ठीक है, करो ट्राई, सेकंड पार्ट ट्राई करो।
यहाँ पर ट्राई करिए। सर आपने फर्स्ट वाला जो केस लिया है सर, उसमें आपने फ्रिक्शन फोर्स को नहीं बताया सर। एट द टॉप? नहीं सर, नॉट एट द टॉप। जनरल केस फोर्सेस बैलेंस किए ना सर तब। ये, हाँ, तो यहाँ पर मैंने इस डायरेक्शन में टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल जो फोर्सेस थे उसको mv स्क्वायर बाय लिखा। तो इधर के फोर्सेस से फ्रिक्शन तो आएगा ही नहीं ना, फ्रिक्शन तो टेंजेंट डायरेक्शन में ना, उसका रेडियस की डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट ही नहीं होगा ना। यस सर, ये है सर। क्वेश्चन अच्छा पूछा आपने। वेरी गुड अमन, कुछ आंसर दिया आपने, गुड। आस्था का भी कुछ आंसर आया है। विकास, नहीं विकास, देखो तो अभी वर्षा ने जो पूछा था वही इसका करने का तरीका था। वर्षा ने पूछा था कि फ्रिक्शन क्यों नहीं देखा मैंने क्यों नहीं देखा, क्योंकि इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन तो होगा ही। तो फ्रिक्शन देखो, असल में पॉइंट ये था कि फ्रिक्शन को सोचना था आपको यहाँ पे। तो यहाँ फ्रिक्शन किसको बैलेंस कर रहा होगा, तो mg के इधर कंपोनेंट जो होगा उसको बैलेंस करेगा। mg का cos थीटा कंपोनेंट नॉर्मल के साथ आ गया, तो sin थीटा फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा होगा। इस जनरल सिचुएशन पे अगर हम फ्रिक्शन देखते तो दैट शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा, बट दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू n, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू n, होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू n। तो mg sin थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू n। n कितना था ये लिखा, mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय r, m कॉमन ले लो उसमें से, तो g cos थीटा माइनस v स्क्वायर बाय r ऐसा लिख देना। तो यहां से म्यू मिल जाएगा, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू m से m कैंसिल हो गया, g sin थीटा होल थिंग डिवाइड बाय g cos थीटा माइनस v स्क्वायर बाय r। ये आ गया एक्सप्रेशन फॉर म्यू, ये आ गया एक्सप्रेशन फॉर म्यू। अब इस एक्सप्रेशन में थीटा जैसे से बड़ा लेंगे, ये जो म्यू है वो इससे बड़ा होना चाहिए। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, तो मिनिमम इसके बराबर हो सकता है और इसकी मिनिमम वैल्यू ढूंढना पड़ जाएगी, उसके बराबर होना चाहिए। इसकी मिनिमम वैल्यू ढूंढना, जो भी आएगा वो मिनिमम वैल्यू ढूंढ के देख लेना कि एक्सप्रेशन मिनिमम कब होगा। हाँ बोलो सर, ये दूसरे क्वेश्चन में अपने से पूछा है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिनिमम पूछा है ना अपने से। हाँ हाँ, तो अपन ने नॉर्मल मैक्सिमम वाला क्यों नहीं डाला? एन की पोजीशन पे अपन ने दो निकाले, एक था सबसे ज्यादा एन मैक्सिमम और एक एन मिनिमम, तो अपने को तो एन मैक्सिमम डालना था ना। नहीं देखो, एन जब मैक्सिमम होगा तो उस केस में तो, यहाँ वाले केस में तो फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं थी, इस वाले केस में तो फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं थी। वो तो नहीं, आपने पूछा क्या है कि फ्रिक्शन, पूछा क्या है कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए मिनिमम, जिससे कि सेफली कार कांस्टेंट स्पीड से चल पाए, कार कांस्टेंट स्पीड से चल पाए। तो जहां सबसे ज्यादा फ्रिक्शन रिक्वायरमेंट है, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन जहां रिक्वायरमेंट है, वहां पर भी कार अगर सेफ है तो बाकी जगह तो सेफ होगी ऑलरेडी। हाँ सर, क्या सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कहाँ रिक्वायर्ड होगा, जब वो सर ढलान पे से खड़ी रहेगी, सबसे ज्यादा ढलान पे रहेगी। सबसे ज्यादा ढलान मतलब सबसे बड़े थीटा पे। नहीं, मेरा मानना है कि जैसे फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एन होता है। हाँ, फ्रिक्शन म्यू एन नहीं होता, ये तो गलत है कहना, ये गलत कहना, ये गलत कहना आपका। लेस देन मतलब फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो लेस देन और इक्वल टू म्यू एन होता है। बिल्कुल सही, फ्रिक्शन लेस देन इक्वल टू म्यू एन होता है। और अगर अपने को म्यू मिनिमम चाहिए तो इस हिसाब से ये नहीं सोच सकते कि नॉर्मल मैक्सिमम होना चाहिए। नहीं, वो एक आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि वो उस पॉइंट पे जहां नॉर्मल मैक्सिमम है वहां फ्रिक्शन मिनिमम रिक्वायर्ड है आपको, है ना, वहां फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए नहीं, तो वहां स्किड नहीं होना है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कहीं भी स्किड नहीं होगा। जब नॉर्मल मैक्सिमम है तो वहां फ्रिक्शन ज्यादा पॉसिबल है, क्योंकि नॉर्मल ज्यादा हो सकता है तो फ्रिक्शन भी ज्यादा हो सकता है। ये बात समझ में आई?
ओके सर। है ना। फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो म्यू इनटू एन होती है। अब एन जहां सबसे ज्यादा, वहां फ्रिक्शन सबसे ज्यादा हो जाएगा। फ्रिक्शन ज्यादा पॉसिबल है तो वहां स्किडिंग नहीं होगी। तो हमें स्किडिंग नहीं हो ये सोचना है, तो जहां सबसे कम नॉर्मल है वहां सोचना चाहिए। जहां सबसे कम नॉर्मल है वहां भी स्किडिंग नहीं हुई तो कहीं भी नहीं होगी फिर। यस सर। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? यस सर। है ना। सभी बच्चे सोचिए इस चीज को अच्छे से कि अगर कोई सड़क पे अलग अलग जगह अलग अलग फ्रिक्शन की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो जहां सबसे कम रिक्वायर्ड है वहां भी स्किडिंग नहीं हुई तो फिर कहीं भी नहीं होगी। गलत कह दिया मैंने। जहां सबसे ज्यादा फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है वहां भी स्किडिंग नहीं हुई तो कहीं भी स्किडिंग नहीं होगी। ठीक है। तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कहाँ रिक्वायर्ड है वो सोचो। तो जहां नॉर्मल सबसे कम होगा ना वहां सबसे ज्यादा फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है। और नॉर्मल सबसे कम थीटा बड़े पे हो रहा था और उसी समय ये mg साइन थीटा भी बड़ा हो रहा था, तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी वहां ज्यादा रिक्वायर्ड थी। फ्रिक्शन ज्यादा रिक्वायर्ड था और नॉर्मल सबसे छोटा, मतलब वहां सबसे ज्यादा स्किडिंग की टेंडेंसी है। वहां स्किडिंग नहीं होगी तो कहीं भी नहीं होगी। तो थीटा सबसे बड़ा ले लेना, उससे हो जाएगा। ठीक है। आ रहा है समझ में क्वेश्चन अब? सर अगर थीटा 0 लेंगे तो म्यू इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अरे थीटा 0 लोगे ना तो ये कंडीशन पे आ गए। यहाँ पर तो फ्रिक्शन चाहिए ही नहीं था। तो म्यू मिनिमम वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी ना फिर। हमें पूरे ब्रिज पे सोचना है ना। मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन कार एंड द रोड सो दैट स्पीड रिमेन कांस्टेंट और कार सेफली ब्रिज पे चल पाए। तो ऊपर तो रह सकती है, तो यहाँ रह पाएगी क्या वो? बताओ। सर नो सर। सर ना यहाँ तो मैक्सिमम फ्रिक्शन चाहिए ना कुछ। मैक्सिमम थीटा पे होगी और मिनिमम 0 डिग्री पे होगी। बोल सकते हैं। नहीं, आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। देखिए फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट जो होती है वो इसलिए ताकि स्किडिंग ना हो, है ना। अब जहां सबसे ज्यादा फ्रिक्शन चाहिए स्किडिंग रोकने के लिए वहां भी स्किडिंग नहीं हुई तो फिर कहीं भी नहीं होगी। तो आपको ये सोचना है कि यहाँ जो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है वो 0 है, तो इस लोकेशन से म्यू नहीं निकालेंगे अपन, क्योंकि फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू म्यू इनटू एन। फ्रिक्शन जो रिक्वायर्ड है वो होता है अलग चीज। स्किडिंग रोकने के लिए फ्रिक्शन रिक्वायर्ड अलग चीज होती है और इसकी वैल्यू जो आ सकती है वो म्यू इनटू एन से छोटी होनी चाहिए। ये दो अलग कॉन्सेप्ट है। इन दो को लोग जोड़ देते हैं ना, इसलिए गलती होती है। फ्रिक्शन की स्किडिंग रोकने के लिए जो वैल्यू रिक्वायर्ड है दैट इज अ सेपरेट थिंग, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो एक अलग चीज है। ये समझ में आ रही पॉइंट आपको? यस सर। है ना। Yes, sir. अगर स्किडिंग नहीं हो रही है तो फ्रिक्शन स्किडिंग रोकने के लिए जो रिक्वायर्ड है वो अलग कॉन्सेप्ट है। अब वो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन जहां सबसे ज्यादा है, फ्रिक्शन रिक्वायर्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वैल्यू इस म्यू से प्रोवाइड होनी चाहिए, तो स्किडिंग नहीं होगी। जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम है तो म्यू एन उससे प्रोवाइड करना चाहिए, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन तक जा सकती है बस। तो फ्रिक्शन की रिक्वायर्ड जो मैक्सिमम वैल्यू है वो म्यू एन से छोटी होनी चाहिए। ऐसा अपन लॉजिक लगाएंगे। और एन भी अलग अलग होता है आपको, तो उसके हिसाब से देखेंगे अपन। लेकिन सर इसमें तो हमने नॉर्मल की मिनिमम वाली वैल्यू रख दी है ना। हाँ, तो उससे म्यू की अब फिर से अगर पॉइंट नहीं समझे, मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए जिससे स्किडिंग ना हो, तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एक लिमिट या उससे ज्यादा होना चाहिए। समझे? यस सर, यस सर। देखो पॉइंट ये है कि आप बार बार उठ के यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे फ्रिक्शन चाहिए ही नहीं कार को। फ्रिक्शन नहीं होगा तो भी सेफली रह पाएगी वहां, और बाकी जगह सोचो ना जहाँ चाहिए फ्रिक्शन। सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कहाँ चाहिए उसे, उस जगह पे जाके देखना है आपको। स्किडिंग रोकना है, फिसलना नहीं चाहिए कार को, तो सबसे ज्यादा जहाँ टेंडेंसी फिसलने की वहां जाके आपको सोचना चाहिए। यस सर, जहाँ नॉर्मल मिनिमम है सर वहां पे हम फ्रिक्शन को चेक करेंगे सर। बिल्कुल सही। जहाँ नॉर्मल मिनिमम है वहां पर ये म्यू एन की वैल्यू सबसे छोटी आएगी। तो ये म्यू एन की वैल्यू जहाँ सबसे छोटी है वहां पर भी स्किडिंग नहीं होना चाहिए। पॉइंट इज दिस कि कहीं भी स्किडिंग ना हो। समझे? यस सर। यस सर। आप एक सिर्फ इस लाइन को पढ़ रहे हो, मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, तो इस लाइन का मतलब क्या है सिर्फ इतने से नहीं निकालना, कभी पूरे सेंटेंस का मतलब निकालो। पूरा सेंटेंस क्या था कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए जिससे कार स्किड ना हो। द कार इज नॉट स्किडिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझे? यस सर। सर जहाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन है वहां भी स्किडिंग नहीं होना चाहिए। हाँ, मैक्सिमम फ्रिक्शन है नहीं, मैक्सिमम फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड है वो। हाँ, स्किडिंग रोकने के लिए जहाँ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड मैक्सिमम है वहां भी स्किडिंग नहीं होना चाहिए। यस सर। यस, चलो। तो आई होप कि आप क्लियर है क्वेश्चन ये।
यस सर। ठीक है, और किसी को कुछ भी समस्या है क्या? किसी भी बच्चे को कोई समस्या? ये इतने डिस्कशन में कुछ बच्चों को हो सकता है कि बहुत टफ लगे, तो प्लीज यार मैं आपसे ऑनलाइन क्लासेस में एक थोड़ा हमारे पास कंस्ट्रेंट होता है कि आप सामने नहीं हो, आप दिख नहीं रहे हो। अगर आप मुझे दिख रहे होते ना तो उससे भी समझ में आ जाता है कि किसको थोड़ी ज्यादा समस्या है, तो हम चीजों को और ज्यादा समझा सकते हो उससे। पर ऑनलाइन क्लासेस में जब तक आप नहीं पूछोगे, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा, तो प्लीज आपको जो भी समस्या है पूछा करो, है ना। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बाद में बोले जैसा समझ नहीं आया था। तो प्लीज क्लास में आप प्लीज अटेंटिव रहो और बोलिए जो भी दिक्कत आए, ठीक है। जो बच्चे थोड़े शाय होते हैं यार, उनसे थोड़ी रिक्वेस्ट है कि अपने शाइनेस को आप कंट्रोल करो, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में अगर ऐसा करोगे तो आप मतलब बहुत पीछे रह जाओगे फिर, है ना। चलो, पेरेंट्स की जनरली एक तकलीफ होती थी कि हमारा बच्चा बोलता नहीं है, नहीं आता तो भी पूछता नहीं है, तो वो तकलीफ अब ऑनलाइन क्लासेस में और बढ़ गई है। नॉर्मल क्लास में तो फिर भी टीचर देख के समझ जाता था कि अच्छा इसको दिक्कत है थोड़ी, अब यहाँ तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है ना। तो प्लीज आप लोग ज्यादा मुखर होइए, बोलिए, तो चीजें आपको ज्यादा अच्छे से आएगी। सर हाँ बोलिए। सर, जो कंडीशन कार की स्टार्टिंग में है वही तब वो पूरा ब्रिज को क्रॉस करके तब एंड पे आ जाएगी, वही सारी चीजें वहां भी अप्लाई होंगी ना सर, सेम कंडीशन? बिल्कुल सही, वैसा ही डायग्राम कुछ बन जाएगा वहां पे भी, बिल्कुल सही वैसे ही केस हो जाएगा वहां पे, है ना। फ्रिक्शन की डायरेक्शन वहां पे भी फिर डाउनवर्ड रहेगी क्या सर? आप डायग्राम बना के देखना, यहाँ वैसे डाउनवर्ड नहीं है, ऊपर थी। हाँ मतलब सर यहाँ पे जो थी वही रहेगी क्या सर? आप बना के देखना, है ना। ऑल राइट सर। है ना, वेरी गुड। चलो तो आगे बढ़ते हैं। एक सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन और मुझे आ रहा है दिमाग में, वो भी करना चाहिए हमें। हेडिंग लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम। देखिए हमने क्या करा, एक है ना रस्सी से नीचे एक हेवी मास बांध दिया, एक रस्सी से नीचे एक हेवी मास बांध दिया हमने, ठीक है। एक हमने रोप ली, उससे नीचे एक हेवी मास बांध दिया, उस हेवी मास को थोड़ा सा ऐसा टिल्ट करा और उसको फिर ऐसे स्पीड दे दी, तो वो रस्सी से ऐसे से घूम रहा है, कोनिकल पेंडुलम, है ना। आप डेफिनेटली कई जगह देखा होगा। मैं मेरे पास रस्सी है क्या कहीं, अभी दिख नहीं रही यार मुझे, जब जरूरत हो जब भी चीजें नहीं मिलती है। तो आप लोग खुद एक बार घर पे देख सकते हो कि रस्सी से कोई मास लटका के उसे ऐसा स्पीड दे दो तो वो ऐसे से घूमेगा। यस सर। देखा होगा डेफिनेटली ऐसा, यस सर, यस है ना। यस हाँ, सर। तो एक रोप है, उससे एक हैवी मास लटकाया और वो हैवी मास फिर ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, उसे स्पीड प्रोवाइड कर दी जिससे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है। मान लीजिए रस्सी की लेंथ एल थी और अब ये एंगल थीटा हो गया था, जिस रोप के साथ घूम रहा है उस रोप का वर्टिकल एंगल थीटा है, मास इज एम, बस इतनी चीजें चाहिए और ग्रेविटी नीचे आपको जी होती है। तो ये कौन बना रहा है, देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो रोप है उसका पूरा पाथ अगर देखोगे, रोप ऐसे से सरफेस ऑफ कोन पे वेरी करेगी, रोप ऐसा लगेगा जैसे कि सरफेस ऑफ कोन पर है। तो ये जो सिचुएशन है कि कोन जैसा दिखने लगता है हमको, इसलिए इसे बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। इसे क्या कहते हैं, कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल वर्ड क्यों, क्योंकि रोप का जो मोशन है उससे हमको कोन बनता हुआ दिखता है। आ रही की बात समझ में? यस Yes, sir. ओके बच्चों, तो यहाँ पे Yes, sir. कोनिकल पेंडुलम जैसा बन जाता है। अब इस कोनिकल पेंडुलम का आपको मुझे बताना है टाइम पीरियड क्या होगा। व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड क्या होगा? आपको दिया क्या है, मैंने थीटा दिया है, एल दिया है, मास दिया है, जी दिया है, ये तीन चीजें दी है, उसका आपको टाइम पीरियड क्या होगा बताना। चलिए क्या आ रहा होगा इस कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड, बताइए जल्दी से। बताइए व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम।
करिए ट्राई। आंसर आ रहा है मेरे पास, वेरी गुड समर्थ। विकास का भी आ गया और विशिष्ट का भी आया है, नवदीप का भी आया है, गुड करते। चलो, इन ऑर्डर टू फाइंड टाइम पीरियड, सबसे पहले तो देखेंगे एफबीडी। एमजी का वेट नीचे लगेगा, रस्सी में होगा टेंशन, वो इधर लगेगा, और कोई फोर्स तो दिख ही नहीं रहा मुझे इस पे। अब ये 20 स्पीड से, मान लीजिए सर्कल में 20 स्पीड से चल रहा है, मान लीजिए सर्कल में 20 स्पीड से घूम रहा है ना, तो 20 स्पीड से घूमेगा तो इस पे इधर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, कितना, v²/r, उसके लिए r निकालना पड़ेगा। तो r के लिए l क्या हो जाएगा, sin थीटा, r हो जाएगा l sin थीटा। रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ is definitely going out to be L sin theta. This radius is the component of L, so it is L sin theta. Now, अगर मैं सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ देखूं तो टेंशन का वहां पे कंपोनेंट है sin theta. It is giving you mv²/r, r is L sin theta. और mg को देखें तो t cos theta उसे बैलेंस करेगा. You can divide these equations. So you will get tan theta as v²/lg into sin theta. So एक तरह से v मिल गया आपको, है ना, v आ गया हमारे पास यहाँ पे √lg sin थीटा into tan थीटा। किस स्पीड से वो पार्टिकल घूमेगा पता चल गया आपको। अब उसकी स्पीड आ गई तो उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ये सरकमफरेंस हो जाएगी 2πr, r is L sin थीटा। द सरकमफरेंस मतलब ये हो जाएगी उसकी पाथ लेंथ, और पाथ लेंथ बाय स्पीड करूंगा तो टाइम मिलेगा मुझे, कितने टाइम में वो कवर होगा। तो पाथ लेंथ अपॉन स्पीड करके मैं टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ। ये टाइम पीरियड का टी और वो टेंशन टी कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए इसको मैं टीपी बोल देता हूँ टाइम पीरियड के लिए, टीपी, है ना। टाइम पीरियड कैसे निकालो, पाथ लेंथ बाय स्पीड, वो टाइम पीरियड आ जाएगा। तो इसे थोड़ा अरेंज करते, 2πl sin थीटा अपॉन स्पीड, स्पीड की वैल्यू आ गई थी मेरे पास √lg sin थीटा इंटू tan थीटा। अरेंज कर लीजिए, यू विल गेट द टाइम पीरियड 2π, इसको भी रूट के अंदर ले जाते हैं तो l² sin² थीटा डिवाइड बाय lg sin थीटा इंटू tan थीटा। सो न्यूमरेटर में एक sin थीटा बचेगा और tan थीटा भी sin थीटा बाय cos थीटा होता है, तो एक sin थीटा और कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट √l, वो cos थीटा ऊपर आया बाय g, नीचे एक हमारे पास g बच जाएगा। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। अरे समझ में, देखिए टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम आ गया हमारे पास। बहुत बच्चों ने सही आंसर दिया था, वेरी गुड। समर्थ का गलत था, वशिष्ठ का सही है, विकास का सही है, नहीं विकास आर थोड़ा सा कुछ गलत करे, हाँ शायद आर और ये मैच करके हो जाएगा आपका, और नवदीप का सही है, बिल्कुल सही। बताओ बाकी सब बच्चे क्लियर है, किसी को डाउट कुछ भी, टाइम पीरियड कैसे निकालो उसमें बताइए। सर r equals to L sin थीटा कैसे है? r equal to L sin थीटा कैसे आया, ओके। ये तो कोई ये ट्राइंगल जैसा ये बन रहा है ना, ये यहाँ से ये ऐसा एक ट्राइंगल है जिसमें हमें ऊपर एंगल थीटा दिया है। आप अगर ध्यान से देखें, ये रस्सी की लेंथ L दी है, ये थीटा दिया है, और ये सर्कल की रेडियस ये हो जाएगी, यहाँ वो मास था अपना, है ना। तो ये जो r होना चाहिए, अगर तुम यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओ, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो देखो r इक्वल टू L sin थीटा हो रहा है, ठीक है। कोई भी और डाउट हो पूछ सकते हो आप। आया ये, आ गया सर, आ गया, चलो वेरी गुड।
ओके, तो ये कोनिकल पेंडुलम क्या होता है ये भी समझा अपन ने, और इसका टाइम पीरियड वगैरह निकाला। अब इसमें हाँ बोलो, तो कुछ बोलना चाह रहा है? सर ये टाइम पीरियड का फिर से बता दो ना सर। टाइम पीरियड कैसे निकाला मैंने? सर्कल की जो लेंथ होगी हाँ। कितनी होगी? 2πr। डिस्टेंस अपॉन स्पीड विल बी टाइम। एक सर्कुलर पाथ पूरा करने में टाइम कितना लगा, इसे टाइम पीरियड बोलते हैं। व्हाट इज टाइम पीरियड? पूरा सर्कुलर पाथ करने में लगा टाइम पीरियड होता है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके टाइम पीरियड निकाल देंगे, है ना। अब आगे इसको सॉल्व करा है v की वैल्यू रख के, ठीक है। चलो, और कोई डाउट? चलिए ठीक है, अगर सबको, तो कोनिकल पेंडुलम भी अपना कवर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। देखो, कई बच्चों ने कई बार बीच में बोला कि सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो लगेगा। वो सब बच्चों को मैंने डांटा था, मैंने बोला था काय का सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स कोई असली फोर्स नहीं होता, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है। इनफैक्ट मैंने तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई डेफिनेशन वगैरह प्रॉपर लिखाई भी नहीं थी, इसीलिए क्योंकि आप बार बार ये लगाने लग जाते हो। हमने जब सर्कुलर मोशन पढ़ा तो मैंने आपको ये बताया कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक कंफर्म हो जाता है कि उसका एक सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा और एक टेंजेंट की तरफ होता है। दैट टेंजेंट वाला जो एक्सेलरेशन होता है वो r अल्फा होता है, और जो सेंटर वाला होता है उसको v² लिख सकते हैं या ω² लिख सकते हैं, वो अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ना हो, मतलब कि अल्फा ना हो, तो सिर्फ एक एक्सेलरेशन होगा, दैट इज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल। ये एक्सेलरेशन नोन है हमें, तो हमें नेट फोर्स भी नोन है। नेट फोर्स होना चाहिए टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल mv² by r। भाई न्यूटन सेकंड लॉ से देखे तो नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन इज v² by r, तो ये होना चाहिए। तो इस फोर्स को कह देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो होना चाहिए। सिस्टम पे जितने फोर्सेस लग रहे उनका रिजल्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल आना चाहिए mv² by r, तभी सर्कुलर मोशन पॉसिबल है। ये अभी तक की चीजें समझी अपन ने। अब अपन पढ़ने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो आप हेडिंग लिख सकते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देखो, अगर आप सर्कुलर मोशन कर रहे हो तो आपका एक एक्सेलरेशन था v² by r टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। अगर आप सर्कुलर मोशन कर रहे हो तो आपका एक्सेलरेशन है टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल v² by r। तो आप अपने रिस्पेक्ट में जब चीजों को देखोगे, खुद के रिस्पेक्ट में जब चीजों को देखोगे, तो आपका एक्सेलरेशन की वजह से आप एक नॉन इनिशियल फ्रेम हो। सही बात है क्या? यस सर। है ना, तो आप इसको हेडिंग लिख लीजिए, है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ लिखिए आगे, इफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, if a particle performing circular motion, if a particle performing circular motion observes as a frame of reference, वो frame of reference बन के चीजें ऑब्जर्व कर रहा है। If a particle performing circular motion observes as a frame of reference, then he is a non-inertial frame of reference. Then he is a non-inertial frame of reference. सर्कुलर मोशन कर रहा है तो डेफिनेटली उसका एक्सेलरेशन है, तो वो नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। सही है क्या ये? इसमें किसी को कोई भी डाउट? कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है और वो अगर चीजों को देखने लग जाए अपने आसपास की, तो वो अगर देख रहा है तो वो नॉन इनिशियल फ्रेम है, बिकॉज उसका एक्सेलरेशन। सही है? यस सर। So a particle performing circular motion is a non-inertial frame of reference. अब नॉन इनिशियल फ्रेम में अगर न्यूटन सेकंड लॉ आपको लगाना है तो हमने पढ़ा था कि हमें स्यूडो फोर्स लगाना पड़ता है, राइट? अगर नॉन इनिशियल फ्रेम में हमें न्यूटन सेकंड लॉ लगाना है तो हमें स्यूडो फोर्स लगाना पड़ता है, राइट? यस सर। यस सर। ठीक है, क्या होता है वो स्यूडो फोर्स, क्या नाम देते हैं, कितना होता है वो? स्यूडो फोर्स कितना लगाना होता है? सर अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही लगाना होता है जितना लग रहा हो नॉन इनर्शियल फ्रेम में लग रहा हो जितना। नहीं, ऐसा नहीं कहा था मैंने। स्यूडो फोर्स आपको जो लगाना पड़ता है, किसी चीज को देख रहे हो आप, तो आप लगाते हैं इसका पहले तो मास ढूंढते हैं, उसका मास क्या है। सपोज इसका मास m है और आपकी जो फ्रेम है
ये सपोज फ्रेम बनाई मैंने, उसका क्या एक्सेलरेशन है ये देखते हैं। हमारी फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या है और वो ऑब्जेक्ट का मास क्या है, दो चीज देखते हैं। और स्यूडो फोर्स होता है माइनस एम ए वेक्टर। स्यूडो फोर्स होता है माइनस एम ए वेक्टर, वेयर एम इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डायरेक्शन इस फोर्स की होती है एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम के अपोजिट। इसे लगाते किस पे, इसे जिस ऑब्जेक्ट को देखना है उस पे लगाते हैं, तो इस पे स्यूडो फोर्स इस तरह से लगाते हैं अपन। ये होता है स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पे लगाना है वो उसका मास लेते हैं, जो देख रही है फ्रेम उसका एक्सेलरेशन लेते हैं और फ्रेम के एक्सेलरेशन के माइनस डायरेक्शन में लगाते हैं, माइनस एम ए वेक्टर ऐसे लगाते हैं। ये समझ में आई के बात? याद आया स्यूडो फोर्स कैसे लगाते हैं? यस सर। बिल्कुल सही। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा था वो एक नॉन इनिशियल फ्रेम था, उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, v²/r होता है। किधर होता है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल होता है ना। तो अब मैं नई चीज बता रहा हूं, देखो यहाँ मान लीजिए एक आदमी है जो सर्कल में v स्पीड से घूम रहा है r रेडियस के सर्कल में, तो इसका एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल है v²/r। इसका एक्सेलरेशन है टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल v²/r। इसने उठा के किसी दूसरे मास को देखा, इसने उठा के किसी दूसरे मास को देखा, तो उस मास पे इसे लगाना चाहिए स्यूडो फोर्स। कितना लगाना चाहिए, इसका एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल था, इस तरफ था, तो बिल्कुल इसके पैरेलल उल्टा लगाना चाहिए, ऐसा कुछ लगाना चाहिए। कितना लगाना चाहिए, इस ऑब्जेक्ट का मास इनटू उसका एक्सेलरेशन। किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए, सर्कल के सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में लगाना चाहिए, ऐसा। आ रहा है क्या पॉइंट समझ में? यस सर। ठीक है, पर अब तुम रिपीट कर दीजिएगा। हाँ फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, फिर से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड, और अच्छे से डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो कोई आदमी है, कोई पर्सन है जो एक नॉन इनिशियल फ्रेम में है, बेसिकली वो सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। वो सर्कुलर मोशन करता हुआ पर्सन किसी दूसरे मास को देखने की कोशिश कर रहा है। कोई दूसरा मास रखा हुआ था यहाँ पे इसी प्लेन में, जिस प्लेन में वो आदमी सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, उसी प्लेन में एक दूसरा मास रखा हुआ है। इस मास को उसने देखा, तो वो अपनी फ्रेम में इसे अगर देख रहा है विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, विथ रिस्पेक्ट टू मैन, हम देख रहे चीजों को, तो वो इसका मास ढूंढेगा कितना है ना। इसका मास क्या पूछेगा, तो उसका मास पता चल गया। उसका खुद का एक्सेलरेशन क्या वो देखा, उसका खुद का एक्सेलरेशन इस तरफ था, कितना था उसका एक्सेलरेशन v²/r। तो उस पर स्यूडो फोर्स लगाएंगे, किधर लगाएंगे, आपका जो एक्सेलरेशन है उसके उल्टी डायरेक्शन में लगाएंगे। कितना लगाएंगे, इसका मास इनटू आपका एक्सेलरेशन। बस यही जो आपने फोर्स लगाया इसे बोलते हैं अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो आप अगर एक सर्कुलर मोशन करता हुआ पर्सन, सर्कुलर मोशन करता हुआ पर्सन किसी दूसरे मास को देखे, तो दूसरे मास पर उसे स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो नॉन इनिशियल फ्रेम है। दैट्स व्हाई दैट फोर्स जो उसे लगाना पड़ेगा वो अपने एक्सेलरेशन को उल्टा लगाना पड़ेगा। उसका एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल होता है, तो ये जो स्यूडो फोर्स लगाएगा वो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल लगाएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ द मोशन ऑफ पर्सन। जो भी पर्सन का मोशन का सर्कल है उसके सेंटर के अवे फ्रो लगेगा और उस ऑब्जेक्ट पे लगा दो, और इसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आ रहा है क्या समझ में? सर जैसे जैसे पर्सन की पोजीशन चेंज होगी और उसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर चेंज होगा, वैसे ही इस पे भी एक्सेलरेशन चेंज करेंगे सर? बिल्कुल 100% सही, बिल्कुल 100% सच बात कही आपने। इस पर्सन को अगर घूम रहा है, चल रहा है तो घूम ही रहा है, तो इसकी पोजीशन बदलेगी, तो इसका एक्सेलरेशन की दिशा भी बदलेगी। ये पर्सन मान लो घूम के यहां आ गया, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इधर पर्सन पे, इस पे स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन भी बदलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। यस सर। है ना। सर अब मतलब ये, हाँ बोलो। वो वाला आदमी इस वाले आदमी को सर्कुलर मोशन करते हुए देखा? नहीं, ये नहीं कह रहा मैं, ये कहीं से कहीं तक नहीं कहा मैंने, है ना। और ये ऐसा सोचना भी नहीं है, मुझे नहीं पता कैसा दिखेगा, हमें नहीं पता। ठीक है, ये आदमी इसको देख रहा है, इस ब्लॉक को, बस स्यूडो फोर्स क्या होता है ये दिखा रहा हूं मैं, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं कहा। आई बात समझ में? चलो
अब देखो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, अभी जो डाउट पूछा आई थिंक कमलेश ने पूछा था, है ना, तो इस डाउट से आप सब बच्चों को शायद समझ में आ रहा होगा कि है ना, ये आदमी जैसे से अपनी पोजीशन बदलेगा तो बहुत दिक्कत होने वाली है हमको स्यूडो फोर्स लगाने में, क्योंकि यार ये जैसे ही अपनी पोजीशन बदलेगा इसका एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बदल जाएगी और इस पे फिर स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन बदलना पड़ेगी, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाती है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा के देखने में। अब आसान कब होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना? जब खुद को ही देखना, वो आदमी अपने आप को ही देखे अगर, तो फिर चीजें आसान हो जाती है। ठीक है, मैन विद रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ, मैन विद रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ तब आसान चीज होती है, वो खुद को ही देखे ना तो बहुत आसान हो जाता है काम। समझ में आ रही है बात? ये मैं क्या करने वाला हूं, दूसरे चीज को मत देखो, अपने आप को देखो। जो आदमी घूम रहा था सर्कुलर मोशन में उसी को देखो, जो आदमी सर्कुलर पाथ पे चल रहा था ना उसको बोलो कि तू अपने आप को देख। तो अब वो नॉन इनिशियल फ्रेम है क्योंकि वो तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ही इज अ नॉन इनिशियल फ्रेम, पर वो अपने आप को दिखेगा तो वो अपने आप को रेस्ट पे दिखेगा। सही है क्या? यस सर। Yes, sir. अब इस पे खुद एक नॉन इनिशियल फ्रेम होने से स्यूडो फोर्स किधर लगाएंगे? सर्कल के सेंटर से अवे लगाएंगे। यस सर। अब ये आसान हो जाएगा लगाना आपके लिए, अब ये स्यूडो फोर्स आसान हो जाएगा क्योंकि आदमी पर ही लगाना है ना, तो आपको पता है कि वो कहाँ है आदमी, तो आप हमेशा सर्कल के सेंटर से उस आदमी को जोड़ने वाली लाइन के बाहर लगा दो, ये हो जाएगा स्यूडो फोर्स। अब ये एम मास आदमी का ही मास है, तो ऊपर वाला मास अलग था, ये ब्लॉक का मास ऊपर एम था स्मॉल एम, चलो आदमी का मास कैपिटल एम ले लेते हैं, मैन इसका मास कैपिटल एम ले लेते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल एम लगा देना। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाकर अगर आप कोई आदमी चल रहा है सर्कुलर मोशन में उसको उसी के रिस्पेक्ट में देखो तो ठीक है चल जाएगा, लेकिन दूसरे ब्लॉक को देखने जाओगे तो आप भी दिक्कत में आओगे। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा के जब सोचना हो आपको तो आप है ना, जो आदमी सर्कुलर मोशन कर रहा है, जो चीज सर्कुलर मोशन कर रही है उसको उसी के रिस्पेक्ट में देखो, तो आप भी खुश रहोगे और आपको अच्छे से चीज आएगी। दूसरे ब्लॉक को देखने जाओगे तो आप फंसोगे। समझ रहे हो? यस सर। ओके बच्चों, चलिए, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है? इट इज अ स्यूडो फोर्स। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? इट इज अ स्यूडो फोर्स व्हेन अ पर्सन मूविंग इन सर्कुलर पाथ tries to observe something, he is a non-inertial frame, so he needs to apply pseudo force, and that pseudo force is called centrifugal force. जो सर्कुलर मोशन करते आदमी को दूसरे किसी ब्लॉक पर pseudo force लगाना पड़ता है, that pseudo force is called centrifugal force. When the person sees himself, वो अपने आप को देखेगा, तब वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसी पे लगा देंगे और सर्कल के सेंटर से अवे लगा देंगे। समझे? सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम मेंशन करेंगे ना अगर एफबीडी बनाएंगे तो? अगर मेंशन करेंगे कब? जब अपने आप को अपने रिस्पेक्ट में देखेंगे। यस सर। हाँ, जब स्यूडो फोर्स, अब अपने आप को अपने रिस्पेक्ट में देखो तो मेंशन करना है, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है, स्यूडो फोर्स मेंशन तभी करेंगे जब आप नॉन इनिशियल फ्रेम से देखो। सही है? नॉन इनिशियल फ्रेम से नहीं देखो तो आपको स्यूडो फोर्स देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो, तो अब ये पढ़ाया क्यों? ये पढ़ाया क्यों आपको, इतना क्यों बताया ये? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो स्यूडो फोर्स लगाकर आसान हो जाते हैं, उनको समझना आसान हो जाता है। जैसे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल होता है इसका मेरे पास, एक देखो, हमारे पास एक रॉड है जो बिल्कुल स्मूथ है, दिस इज अ स्मूथ रॉड, उसको एक पॉइंट पे हमने हिंज कर रखा है और हिंज करके इसके मैं घुमा रहा हूं, इस पॉइंट के अबाउट में घुमा रहा हूं, इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहा हूं, इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहा हूं, तो ये रॉड है ना सर्कुलर पाथ में घूम रही है, ऐसे कोई सर्कुलर पाथ बन जाएगा जिस पर रॉड घूम रही है ना। तो एग्जांपल के लिए जैसे कोई रॉड ली, उस रॉड को ऐसे घुमा रहे एक सर्कुलर पाथ पे, ऐसे यू घुमाते जा रहे रॉड को, एक पॉइंट पे हिंज कर दिया और उसको ऐसे घुमा रहे। समझ में आ रहा है वो क्या रहा है? यस सर। है ना। और इस स्मूथ रॉड पे ना हमने एक है ना छोटी सी रिंग, एक छोटी सी रिंग रख दी इस तरह से जो मास m की है। अब रॉड तो स्मूथ है, रॉड स्मूथ है, तो जो रिंग होगी वो रॉड पे फिसल सकती है, इजीली फिसल सकती है, बिकॉज रॉड इज स्मूथ। जैसे ही अब इस रॉड को घुमाऊंगा मैं, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाऊंगा, तो इस रिंग की टेंडेंसी आएगी बाहर की तरफ जाने की,
फिसल के बाहर की तरफ जाने की और थोड़ी देर में कुछ स्पीड एक्वायर कर लेगी। मान लो सेंटर से इसे मैंने L डिस्टेंस पे रखा और छोड़ दिया। एट t0 ये सिचुएशन थी। रॉड स्टार्ट टू रोटेट अबाउट हिंज at t0 with angular speed ओमेगा। रॉड t0 पे एंगुलर स्पीड ओमेगा से चलना स्टार्ट करती है। मास रिंग ऑफ मास m is released from L distance। रिंग को L डिस्टेंस से रिलीज कर दिया। फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम हिंज आफ्टर अ टाइम t। t टाइम बाद उसकी सेंटर से डिस्टेंस बताना है। जो हिंज है ना, हिंज जहां से रॉड घूम रही है वहां से इसकी डिस्टेंस बताना है। तो t0 पे ऐसा सिचुएशन थी कि कोई रॉड थी, रॉड पे एक रिंग है, यहाँ पे कहीं एक रिंग है और रॉड इस पॉइंट के बाद घूम सकती है और t0 पे घूमना स्टार्ट कर रही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। तो थोड़े देर बाद t टाइम बाद देखेंगे तो ये रिंग है ना फिसलेगी और फिसल के कहीं और चली जाएगी। तो किस पोजीशन पे होगी जनरल टाइम t पे, ये पूछ लिया मैं। अब ये एक बार आप ट्राई करो, एक बार आप सोचो कैसे करें, फिर मैं बताता हूं। एक बार ट्राई करो। सर रॉड का लेंथ भी दे दीजिए सर। रॉड बहुत लंबी है, जितना सोच रहे हो उससे ज्यादा लंबी है, बहुत लंबी रॉड, कोई दिक्कत ही नहीं, रॉड अच्छी काफी लंबी है। ट्राई करिए एक बार तो जल्दी से। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पूछा क्या है मैंने? क्वेश्चन में कोई समस्या है तो पूछ लीजिए। एक रॉड दी है, बिल्कुल स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं है। t0 पे रॉड के एक एंड के अबाउट उसे घुमाना चालू करा। रॉड में एक रिंग डाल रखी थी अपन ने, रिंग का मास m है, सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है। रिंग थोड़ी देर बाद कहां पहुंच जाएगी? t टाइम पे रिंग की पोजीशन क्या होगी, हिंज से कितनी दूर होगी? 0 टाइम पे हिंज से डिस्टेंस दी गई है। वाह, मेरे पास आंसर भी आया है, गुड। आंसर भी आना स्टार्ट हो गया मेरे पास, वेरी गुड। चलो थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं कैसे करें। ये जो रॉड है उसमें रिंग को हमने इंसर्ट कर रखा है, तो रिंग रॉड से अटैच्ड जैसे लगेगी। मतलब रॉड अगर घूमेगी तो रिंग को भी घूमना ही पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि वो रिंग जो है वो रॉड के साथ ना रहे। रॉड घूम के आएगी तो रिंग को हमेशा उसके साथ रहना ही पड़ेगा। अगर मैं टॉप व्यू देखूं, ऊपर से देखूं इसे, ठीक है, अगर मैं इसे ऊपर से देखता हूं डायग्राम को, ये रॉड है हमारे पास, ये यहां हिंज थी, इसे घुमाया था एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो जो रिंग है, रॉड घूम के अगर यहां पहुंची, तो जो रिंग होगी वो भी तो घूम के यहां कहीं पहुंची होगी।
बिकॉज दिस रिंग इज इन द रॉड। सो रॉड घूमेगी तो रिंग को उसके साथ घूमना ही पड़ेगा। वो सकता है थोड़ा आगे पीछे स्लाइड हो जाए, उसकी पोजीशन स्लाइड हो सकती है, दैट्स ओके, पोजीशन स्लाइड हो सकती है उसकी, बट दैट शुड बी ऑन द रॉड। जो रिंग है वो रॉड पे होना चाहिए। इसलिए इस रिंग का भी देखेंगे तो रिंग का भी सर्कुलर मोशन हो रहा है, उसका भी ना पाथ जो होगा, एंगल जो होगा यहां से वो बदल रहा है, वो भी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमते दिखेगी। ये रिंग भी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। अब रिंग भी सर्कुलर मोशन कर रही है एक तरह से। चलो एक काम करते हैं, रिंग को अपने रिस्पेक्ट में देखते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू रिंग देखते हैं। रिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट, अगर रिंग को उसी के रिस्पेक्ट में देखा तो उस पे तो आपको लगाना पड़ेगा स्यूडो फोर्स। ये रिंग थी जो रॉड के अंदर थी, उसको देख रहे हैं अगर हम, तो उस पे लगाना पड़ेगा स्यूडो फोर्स। कितना लगाना पड़ेगा? बाहर की तरफ लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा? m ओमेगा स्क्वायर r, ये स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। और क्या फोर्स होगा इस पे? होगा इसका वेट mg नीचे, नॉर्मल इसको ऊपर रख के बैलेंस कर रहा होगा। रिंग और रॉड के बीच में कुछ नॉर्मल होगा जो इससे रख के बैलेंस कर रहा होगा। पर ये स्यूडो फोर्स जो है वो देखो इसको स्लाइड करवाएगा। आप रॉड और रिंग के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है, तो इनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो वो रिंग इजीली ऐसे स्लाइड कर सकती है आसानी से। वो रिंग यहाँ पे इस तरह से बाहर जा सकती है, इट कैन स्लाइड। तो इस स्यूडो फोर्स की वजह से वो स्लाइड करेगी, क्योंकि कोई रोकने वाला ही नहीं इसको। समझ पा रहे हैं? यस सर। है ना? तो एक तरह से काम कर सकते हैं। Yes, sir. रिंग को विथ रिस्पेक्ट टू रॉड देख लेते हैं। रॉड देखेंगे तो रॉड के रिस्पेक्ट में हमें स्लाइड करते दिखेगी वो, क्योंकि ये स्यूडो फोर्स लग रहा है तो डेफिनेटली स्लाइड करेगी। अब अगर स्लाइड करेगी तो कितना एक्सेलरेशन आएगा इधर, वो हम लिख सकते हैं। एक ही अकेला फोर्स दिख रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो मास इनटू एक्सेलरेशन वो होना चाहिए m ओमेगा स्क्वायर r। मैंने मान लिया कि वो किसी समय r रेडियस में थी, तो मास से मास कैंसल, एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ dv/dt। तो इस तरफ जो स्पीड आ गई वो मिल जाएगी मुझे ओमेगा स्क्वायर r। अच्छा, मैं dv/dt या इसको v dv/dx भी लिख सकता हूँ, dr भी लिख सकता हूँ। वो रिंग उधर जाएगी तो स्मॉल r जो रेडियस है यही तो बदलेगी, तो उसको dv/dr भी लिख सकता हूँ मैं। तो ये आ गया v dv इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r dr, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो। जीरो टाइम पे जब पोजीशन l पे थी तो कोई स्पीड थी नहीं, और किसी समय डिस्टेंस r पे है, वहां स्पीड v मान लेते, तो यहाँ इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2 हो गया, ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इंटू r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। ये आ गया वहां पे इक्वेशन, बाय टू दोनों तरफ कैंसिल कर लो, ये इक्वेशन आ जाएगी। रूट ले लो तो v आ गया रूट ओवर ओमेगा स्क्वायर इंटू r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। ये v की r के साथ इक्वेशन आ गई। मुझे v की r की इक्वेशन नहीं चाहिए थी, मुझे चाहिए थी v एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। उसके लिए क्या करूंगा, v फिर से होगा dr/dt, v फिर से dr/dt। इस एक्सप्रेशन को फर्दर इंटीग्रेट कर लेते, dr अपॉन ये ओमेगा स्क्वायर का रूट ओमेगा ही हो जाएगा, है ना? तो ओमेगा स्क्वायर क्यों लिखता हूं मैं, अंदर बाहर ले लेता हूं ओमेगा, अंदर हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का रूट, उधर dt भेज दिया, दोनों साइड इंटीग्रेट करो। जीरो टाइम पे पोजीशन r इक्वल टू l था, और जनरल टाइम पे पोजीशन r हो गई है t टाइम पे, तब दोनों साइड इंटीग्रेट करो तो आपको मिल जाएगी पोजीशन r एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चलो, तो करा क्या अपन ने, हमने इस रिंग को देखा विद रिस्पेक्ट टू रॉड, रॉड के रिलेटिव देख लिया उससे। रॉड सर्कुलर मोशन कर रही है, रिंग भी उस पर सर्कुलर मोशन कर रही है, स्यूडो फोर्स लगाएंगे, दैट स्यूडो फोर्स इज गोइंग आउट टू बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r। उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इस रिंग की उधर जाने की टेंडेंसी आएगी, तो इधर उसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, अलोंग द रॉड उसका कुछ एक्सेलरेशन होगा। दैट एक्सेलरेशन अगर a माना है तो ma इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r लिख सकता हूं, a को लिख सकता था फिर v dv/dx, इक्वेशन से v dv/dr। इस तरफ जो एक्सेलरेशन है, अगर इधर की वेलोसिटी v है तो उसको v dv/dr लिख सकता हूं। ये समझ में आया क्या? ये आया कि नहीं? हाँ, ओमेगा स्क्वायर अपॉन r होता है ना सर, अभी हमने किया v स्क्वायर बाय r होता है, ओमेगा स्क्वायर इनटू r होता है, राइट सर, यस सर। चलो, तो ये इक्वेशन समझ में आई क्या? a को v dv/dr लिख सकता हूँ, ये क्लियर है क्या? a कैन बी रिटन एज v dv/dr। यस सर। यस सर। को भी कोई समस्या हो तो पूछ लो, है ना? फिर यहाँ पे इंटीग्रेट करा, v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगाया 0 से v तो v स्क्वायर बाय 2,
ओमेगा स्क्वायर बाहर, आर का डी आर का आर स्क्वायर बाय टू कैंसल, लिमिट लगा दी है, ठीक है। तो v इक्वल टू ये आ गया। अब v को लिख सकता हूँ फिर से dr बाय dt, जो इधर रिंग की स्पीड होगी वो dr बाय dt होगी, तो उसको फर्दर सॉल्व करके आ जाएगा ये। अब यहाँ इंटीग्रेशन अभी छोड़ा है मैंने आपके लिए, आगे कर पाओगे इसे? यस सर। यस सर। हाँ, कोई शर्मा के यस सर मत बोल देना, सही में कर पाओ तो बताओ। लेंगे सर, सही में। यस सर कर लेंगे। हाँ, तो कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, क्या आएगा? ये कुछ फॉर्मूला होता है क्या? 1/√x² माइनस a², ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है? यस सर। यस सर। हाँ, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए तो हो जाएगा ये। मुझे लगता है शायद 12th पढ़ी हो तो याद होगा ही डेफिनेटली। यस सर। हाँ, अगर 12th पढ़ी है तो होगा, बाईपास करके आए हो तो नहीं पढ़ा होगा। चलो तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसके आगे मैं नहीं बताने वाला, मुझे याद नहीं एक्चुअली फॉर्मूला, है ना, मुझे जरूरत पड़ती नहीं है, और बच्चे जनरली बता देते, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती याद करने की। और इससे बच्चों का भी फायदा होता है कि उनको मजबूर हो जाते हैं वो याद करने के लिए। तो आप याद करना इसका फॉर्मूला और आगे कर लेना, ठीक है? यस सर। सो ये एक अपन ने क्वेश्चन देखा जिसमें स्यूडो फोर्स की जरूरत पड़ गई। ऐसे ही और भी क्वेश्चन एससीबी में मिल जाएंगे आपको। एंड में एक क्वेश्चन है, उसमें एससीबी में एक मास को एक प्लैंक पे ऐसा लगाया और प्लैंक को थोड़ा तिरछा कर दिया, तो मास उस पर स्लाइड करेगा, कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन है। यस सर। स्यूडो फोर्स, हाँ, वहां पे स्यूडो फोर्स की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे कई क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, स्यूडो फोर्स से देखो तो चीजें आसान हो जाती है। तो अब करना सर्कुलर मोशन, अपना सारी थ्योरी कंप्लीट और सारे टाइप के क्वेश्चन होगा। आज थोड़ा सा आपके मैंने टाइम भी ज्यादा ले लिया, 15 मिनट 10 मिनट समथिंग, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट अपना। अब नेक्स्ट क्लास है WP, वर्क पावर एनर्जी, स्टार्ट करेंगे। अब सर्कुलर मोशन की रेस पूरी करो, और इस हफ्ते अपना एक डिस्कशन की क्लास भी है, तो उसमें अपन रेस वगैरह डिस्कस भी करेंगे। आपने NLM फ्रिक्शन तो कंप्लीट हो गया था अपना, कर लिया आप सबने भी? यस सर। है ना, और मॉड्यूल भी हो गया था उसका आई थिंक। अब सर्कुलर का ही मॉड्यूल बाकी था, सर्कुलर की रेस और मॉड्यूल, सही बोल रहा हूं मैं? यस सर। हाँ, मैं कंफर्म भी कर रहा था। चलो, तो एससीबी पूरी करो आप, उधर NLM फ्रिक्शन की, सर्कुलर की स्टार्ट कर दो, आप रेस कंप्लीट करना। मैं आज रेस देखता हूँ, नहीं बेचा होगा तो आज सेंड कर दूंगा, ठीक है? चलो, यस सर। ओके बच्चों, एक डाउट आया मेरे पास। पेंडुलम के केस में स्ट्रिंग के प्लेस पर स्प्रिंग होती तो उसका इलॉन्गेशन एंड कंप्रेशन की वजह से टाइम पीरियड वेरी करेगा। बिल्कुल सही, अगर रस्सी के बदले वहां स्प्रिंग हो जाती तो बदल जाएगी चीजें। लेकिन अगर स्प्रिंग होती तो स्प्रिंग एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, मतलब कि मास को टिल्ट करा फेंक दिया, तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक पर्टिकुलर टेंशन होगी उस स्प्रिंग में, तो एक पर्टिकुलर ही उसका मतलब केस होगा। ऐसा नहीं होगा कि पेंडुलम में चलते चलते स्प्रिंग की लंबाई बदलेगी, ऐसा सिचुएशन नहीं आएगी। यस सर। है ना, हाँ, तो वो वैसा नहीं होगा, ठीक है सर। वो थीटा की वैल्यू भी यही करेगी ना? हाँ, मतलब वो कर सकते हैं अपन क्वेश्चन, हमको जो अगर डाटा दिया है तो अपन कर सकते हैं, जब आएगा जब देखेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम, और नेक्स्ट क्लास के लिए अब मैंने बता दिया WP चालू करेंगे।